हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे पीटी 365 जो कि हमारी इकॉनमी की है। तो 2020 से लेकर 21 तक की ये आपको देखने को मिलेगी कि कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपका जो ईपीएफओ होने वाला है उससे पहले इसको रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट लेसन इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, आज ये सेकेंड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट के साथ। सबसे पहले आप समझिए कि जो डेफिसिट है यानी कि फिजिकल डेफिसिट जो होती है, जिसमें कि आप देखो कि सरकार के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्शन बहुत कम होता है, तो ये डेफिसिट हो जाता है, जिसको ये कहा गया कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। तो डेफिसिट को मोनेटाइज करने का दो तरीका है, एक डायरेक्ट मोनेटाइजेशन होता है, एक इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन होता है। तो इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या है कि यहाँ पे आरबीआई बहुत सारे नोट प्रिंट कर दे। इट मीन्स कि जितना घाटा हो रहा है सरकार को, तो उतने घाटे को आरबीआई नोट प्रिंट करके उस घाटे को कम कर दे। ये क्या है, ये डायरेक्ट मोनेटाइज हो गया, यानी कि पैसे देकर जितने भी सरकार के घाटे थे वो यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट अगर मोनेटाइजेशन की बात करें तो इसमें जो डेफिसिट है ना, वो इस तरीके से यहाँ पे मोनेटाइज किया जाएगा कि सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बॉन्ड इशू की जाएगी प्राइमरी मार्केट में, और आरबीआई इसको परचेज करेंगे। जितना का यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड का जो अमाउंट होगा ना, उसी में आरबीआई इसको परचेज करेगी सेकेंडरी मार्केट से। और कैसे, तो ओएमओ के फॉर्म में। इट मीन्स कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, जहाँ पे आप देखते हो कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है उसकी सेल और परचेज का काम यहाँ पे चलता है। तो आरबीआई परचेज करती है यहीं से सेकेंडरी मार्केट से, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे आपका बॉन्ड इशू किया जाएगा, जो कि आपका प्राइमरी मार्केट में होगा। तो ये दो तरीका है, एक तो है कि डायरेक्ट पैसे दे दो और यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। दूसरा है कि डायरेक्ट पैसे मत दो, यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे इशू कर दिया जा रहा है कि बॉन्ड ले लो आप, इसके बदले में पैसे दे दो, यानी कि इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन हो गई। ठीक है, तो ये मोनेटाइजेशन आपसे पूछा जाएगा तो ये ज़रूर ये आप लोग बता सकते हो। साथ ही मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट जो प्रैक्टिस है वो इंडिया में आपका स्टार्टिंग से था, जो कि 1997 तक ये चला, लेकिन बाद में फिर इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, बहुत सारे चीज़ों को देखते हुए। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट की डेफिसिट होती थी, फिर उसके बाद ये ट्रेजरी बिल लाया गया जो कि एडहॉक बेसिस में। और ये आप लोग देखते हो कि ये शॉर्ट टर्म यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कि यहाँ पे सरकार को अगर कमी होती है पैसे की तो वो टी बिल को इशू कर देते हैं। तो टी बिल को 3 डेट के लिए इशू करते हैं। तो ये आपको बताना है कि कितने कितने दिन के लिए टी बिल को इशू किया जाता है। क्या टी बिल को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इशू किया जाता है कि नहीं, इस सवाल का भी जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। एफआरबीएम एक्ट लाया गया था 2017 में, जिसमें कि एक एस्केप क्लॉज यहाँ पे रखा गया था कि वो यहाँ पे मोनेटाइजेशन को परमिट करेंगे। इट मीन्स कि जितनी यहाँ पे डेफिसिट है सरकार की, एक सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर, जो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है उसके तहत ही यहाँ पे जो मोनेटाइजेशन है उसको परमिट किया जाएगा। और ये चीज़ें रखी गई थी एफआरबीएम एक्ट के तहत। अगर हम लोग देखें कि मनी सप्लाई को मेजर्स कैसे कैसे करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आप लोग जब बेसिक पढ़े होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे इकॉनमी, तो वहीं पे आप लोग M0, M1, M2, M3, M4 पढ़े होंगे। तो M0 है जिसे हम लोग यहाँ पे MO भी आप लोग इसको कह सकते हो, जिसे हम लोग रिजर्व मनी कहते हैं। रिजर्व मनी यानी कि ये हाई पावर्ड मनी है, जो मनी आप लोग रिजर्व करके रखते हो वो एकदम हाई पावर्ड है। और MO कहने का मतलब होता है कि करेंसी इन सर्कुलेशन, जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, जो बैंकर्स है उनकी जो डिपॉजिट है आरबीआई के साथ, साथ ही अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के साथ है, ये सब मिलाकर हम लोग इसको MO कहते हैं, यानी कि सारे मनी रिजर्व मनी है। उसके अलावा आप देखो कि नैरो मनी क्या होता है, स्मॉल मनी, नैरो मनी, यहाँ पे करेंसी जो कि पब्लिक के साथ है। आपके हाथ में आज पैसा है तो आप लोग कहीं मार्केट में जाओगे तो ज़रूर आपको कुछ खाने का पसंद आएगा, कुछ खरीदने का पसंद आएगा, तो आप उसको ज़रूर खरीद लोगे और पैसे दे दोगे। इट मीन्स कि ये बहुत नैरो है, यानी कि आप इसको बहुत ईजिली एक्सचेंज कर सकते हो। साथ ही डिमांड डिपॉजिट है जो कि बैंकिंग सिस्टम के साथ है। यहाँ पे आपका कासा होता है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो ये दोनों तरीके का अकाउंट अगर है तो ये आपका नैरो मनी है, क्योंकि आप लोग इससे विड्रॉ करते हो। करेंट अकाउंट है तो आपके पास डेबिट कार्ड होगा, ज़रूर आप लोग खर्च करोगे, तो ये नैरो मनी के टर्म में आ जाएगा। नैरो मनी आप लोग याद रख सकते हो कि जो ऐसा मनी जिसको कि आप लोग आसानी से यूज़ कर सको और एक्सचेंज कर सको। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ अदर डिपॉजिट है जो कि आरबीआई के साथ है, इसको भी नैरो मनी में ही इंक्लूड किया गया है। उसी के बाद अगर M2 की बात करूं तो M2 मनी में क्या क्या आता है, यहाँ पे आपका M1 आएगा जो कि हम लोग नैरो मनी में देखे। उसके साथ सेविंग डिपॉजिट भी आ जाएंगे, जितने भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के साथ यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट है वो भी आपका इंक्लूड हो जाता है M2 में। फिर इसको हम लोग M1 और M2 को हम लोग कहते हैं नैरो मनी। ठीक है, ब्रॉड मनी क्या हो जाएगा, M3 हो जाएगा। ब्रॉड मनी में अगेन M1 आएगा प्लस टाइम डिपॉजिट। ठीक है, TD जो आता है बैंकिंग सिस्टम के साथ, जो टाइम डिपॉजिट है उसको हम लोग ब्रॉड मनी में इंक्लूड करते हैं। फिर M4 है जिसमें कि M3 आएगा और सारे डिपॉजिट जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में है।
तो ये आपको याद रखना है कि जैसे M2 है, M4 है, ये आपका पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसको ये ऐड करता है। साथ ही M1 जो है वो आपका नैरो मनी है, जो कि आपका करेंसी पब्लिक के साथ है, डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है, ये कासा आपका जो आ गया ये आपका इंक्लूड हो गया। M2 में आपका क्या हो गया कि M1 प्लस यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। फिर M3 में क्या हो जाता है, ये ब्रॉड मनी है, जिसमें कि आपका अगेन M1 है और टाइम डिपॉजिट आ जाता है, ये TD आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका M4 में क्या है, तो M3 है और प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है। तो इस तरीके से याद रखना है आपको, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर रिस्क प्रोविजनिंग अकाउंट्स ऑफ RBI की अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली RBI के द्वारा ट्रांसफ़र की गई है 73,000 करोड़ टू इट्स कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड क्या होता है, जो कि इमरजेंसी के टाइम में जब पैसे यूज़ किए जाते हैं इस फंड से, तो इसे हम लोग कंटिजेंसी कहते हैं। कंटिजेंसी मीन्स ही यहाँ पे इमरजेंसी होती है, ओके। तो कंटिजेंसी फंड एक स्पेशल, यहाँ पे आप देखो स्पेसिफिक प्रोविज़न है, जिसका मतलब है कि जैसे इस बार कोरोना में आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा अनफॉर्सिन सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। इट मीन्स कि अनएक्सपेक्टेड, लोगों को पता भी नहीं था कि इतने खर्चे करने होंगे, तो इतना खर्च करना पड़ रहा था सरकार को। और RBI भी यहाँ पे बहुत सारे आप देखो कि पैकेज लेकर आई है, तो वो सब कैसे हो पाया, एक्स्ट्रा मनी कहाँ से निकल कर आता है। तो ये कुछ ऐसे कंटिजेंसी फंड है ना, जहाँ से इस तरीके का जब सिचुएशन बनता है, जैसे हम लोग पैंडेमिक कह रहे हैं, जो डिजास्टर का सिचुएशन बनता है, तब इस तरीके के फंड से पैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। मे बी ये आपसे पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि रेगुलर टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, तो रेगुलर टाइम के लिए नहीं, कंटिजेंसी फंड कभी भी कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अराइज होती है तब उस समय यूज़ किया जाता है। एक और आपका यहाँ पे अकाउंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं करेंसी एंड गोल्ड रिवोल्यूशन अकाउंट। तो ये अकाउंट आप लोग देखो कि करेंसी रिस्क का यहाँ पे केयर लिया जाता है कि पैसे की अगर सप्लाई कम हो गई या फिर पैसे से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे करेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी रिस्क राइज होता है तो उसको मेंटेन किया जाता है यहाँ पे करेंसी एंड गोल्ड रिवोल्यूशन अकाउंट। साथ ही साथ जो यहाँ पे गोल्ड प्राइस में जो आप देखते हो कि इंटरेस्ट रिस्क होता है, कई बार आप देखो कि गोल्ड के दाम जो है ना वो आप हमेशा देखते हो कि काफ़ी फ्लक्चुएट होता है। कभी कभी देखते हो कि गोल्ड की प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं और कभी कभी बहुत डाउन हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक अकाउंट है जिसे करेंसी एंड गोल्ड रिवोल्यूशन अकाउंट कहते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिवोल्यूशन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटीज़ है। ये आप लोग देखो कि जो अनरियलाइज्ड गेन या लॉस हो रहा है, इट मीन्स कि जो फॉरेन बाहर की जो डेटेड सिक्योरिटीज़ है उसमें ऐसा अनएक्सपेक्टेड अगर गेन भी हो रहा है या लॉस भी हो रहा है ना, तो उसको हम लोग इस अकाउंट में रखते हैं। और फिर इन्वेस्टमेंट रिवोल्यूशन अकाउंट रुपीज़ यहाँ पे सिक्योरिटीज़ है, जो कि अगेन आप लोग देखो कि रुपीज़ सिक्योरिटीज़ का यहाँ पे क्या था आपका डेटेड सिक्योरिटीज़ थे, बॉन्ड वगैरह थे, लेकिन यहाँ पे रुपीज़ सिक्योरिटीज़ जो है उसका अगर आप अनरियलाइज्ड गेन देख रहे हो या लॉस देख रहे हो तो उसको इस अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। तो ये चारों अकाउंट आपके पास ये क्लियर हो चुका है। इसके अलावा एक और है कि RBI एक और फंड यहाँ पे जो है मेंटेन करती है, जिसे हम लोग कंटिजेंसी रिस्क बफर कह रहे हैं। और ये कितना मेंटेन करती है, तो 5.5% से। अब ये कंटिजेंसी रिस्क बफर है क्या, ये RBI की इकोनॉमिक कैपिटल की यहाँ पे कंपोनेंट है, जो कि मॉनेटरी और जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है ना उसको मेंटेन करने के लिए ये रखा गया है। इसमें आपका जो ऑपरेशनल रिस्क है, जैसे कि आप देखते हो कि RBI जो है सारे बैंकों को मॉनिटर करती है, उनका जो यहाँ पे फंक्शंस यहाँ पे होता है उन सारे ऑपरेशनल रिस्क को वो मैनेज किससे करती है, तो इस कंटिजेंसी रिस्क बफर से। तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपका थोड़ा डिफरेंट हो गया, न्यू है तो इट मे बी आस्क्ड। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली न्यूज़ में एक बहुत ही बड़ा ये आपका फंड था जिसको कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड कहते हैं। सिंकिंग मतलब डूबना, ठीक है। तो ये फंड भी आप देखो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी अवेल किया गया RBI के द्वारा, और ये भी फंड आपका RBI के तहत ही आता है। एक्चुअली ये अभी इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2000 में ही हुआ था RBI के द्वारा, जो कि आप देखो कि मार्केट लोन जो है ना स्टेट का उसको रिडीम करने के लिए ये फ़ंड को मेंटेन किया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और जो पब्लिक अकाउंट है इससे बाहर ही इसको मेंटेन किया जाता है, और फिर इसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बस जो आप देखो कि जितने भी स्टेट का लोन है, अगर वो किसी पर्पज़ के कारण उसको नहीं रीपेमेंट कर पा रहे, तो उसको यहाँ पे मैनेज करने के लिए इस तरीके का फ़ंड जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे अभी आप कोरोना के टाइम में देखो कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सबको लॉस हुआ है, किसी की रेवेन्यू जनरेट नहीं हुई है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप देखो तो खर्चे बहुत करने पड़े, और जो लोन ऑलरेडी था स्टेट का तो उस चीज़ को वो फिर से यहाँ पे रीपेमेंट करने के कंडीशन में नहीं थे बहुत सारे स्टेट, तो उसको रिडीम करने के लिए यहाँ पे ये फ़ंड का इस्तेमाल किया गया। अभी की स्टेप्स और डिसीजन देख लेते हैं RBI का, जो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो इससे आपका 1-2 क्वेश्चन पक्का बनता है, पक्का।
इकॉनमी में आपको देखने को मिलेगा कि 18 से आपका 19 क्वेश्चन आता है। ये हर साल का एक रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है आपका स्कीम से रिलेटेड तो पक्का आएंगे, 2-3 स्कीम आपके आएंगे जो न्यूज़ में रहते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसा एरिया है ना जो कि आप अगर यूपीएससी की प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स की अगर क्वेश्चंस को देख रहे हो, ट्रेंड देख रहे हो, तो आप उसको कैच कर लोगे। तो इसलिए आप देखे होंगे कि आरबीआई का जो भी काम होता है, कुछ न्यू वो करते हैं तो उससे क्वेश्चन एक बन ही जाता है। तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आरबीआई के द्वारा एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश की गई है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 रिपोर्ट से क्वेश्चन आते ही है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई है, तो ये आरबीआई है। ठीक है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है क्योंकि आरबीआई का काम ही है कि हमारे देश में जितनी भी करेंसी सप्लाई हो रही है, पैसे को लेकर सारी चीज़ों को मेंटेन करना होता है। तो फिनेंशियली स्टेबल बने रहे, हमारे देश में पैसों की कमी ना हो, या फिर पैसे जो है ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा मार्केट में ना आए, कहीं इन्फ्लेशन का सिचुएशन अराइज ना हो। तो ये सारी चीज़ों को ये टैकल करते हैं। ओके, इसमें आप देखो कि कौन कौन से यहाँ पे पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होता है। इट मीन्स कि एक बैंक के पास कितना कैपिटल है और वो कितना रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, रिस्क वेट कितना है। मान लीजिए कि एक बैंक है, उसके 100 रुपीज़ उसके पास कैपिटल है और रिस्क वो कितना ले सकते हैं। तो 100 रुपीज़ अगर टोटल कैपिटल है, एसेट है अगर बैंक का, तो इसमें आप देखो कि 3% CRR मेंटेन करना होता है, कैश रिजर्व रेशियो। 19% यहाँ पे SLR मेंटेन करना होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आपको बताना है कि ये CRR और SLR में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। अभी ये हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रहा है, तो मैं कुछ आपको रिवाइज़ करूँ, कुछ आप खुद को रिवाइज़ कराओ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे मैं भी देख सकूँ आप लोग कितना यहाँ पे अच्छे तरीके से रिवाइज़ करके चल रहे हैं, और एक दूसरे कैंडिडेट को भी यहाँ पे काफ़ी हेल्प होता है अगर आप लोग हेल्दी डिस्कशन करते हो कमेंट बॉक्स में। तो इस 100 रुपीज़ में से इतना आपको जो है आप देखो कि इसको मेंटेन करना होता है। तो 100 रुपीज़ में से आप देखो कि यहाँ पे कितना निकल गया, 22 रुपीज़ निकल गया। ठीक है, बचा कितना है यहाँ पे आपका 78। ठीक है, तो 78 रुपीज़ बचा अब यहाँ पे बैंकों के पास। अब इसमें से कितना रिस्क लेते हैं बैंक, तो इसमें से आप समझो कि रिस्क लेने का 78 रुपीज़ में तो रिस्क नहीं ले सकते, चलो 68 रुपीज़ में रिस्क रखते। 10 रुपीज़ जो है बैंक अपने पास रखती है और 68 रुपीज़ जो है वो लोन की फॉर्म में निकाल देते हैं। क्योंकि रिस्क क्या है बैंकों का, आज की डेट में रिस्क लोन ही है। क्योंकि आप देख रहे हो एनपीए की रेशियो बढ़ रही है, लोन जो है रिपेमेंट नहीं करते, यहाँ पे मालिया जैसे लोग जो है डिफ़ॉल्ट करके चल जा रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या है। तो वही चीज़ है कि 68 रुपीज़ जो है ये लोन के फॉर्म में निकाल देते हैं। इसमें जो वापस आता है इंटरेस्ट के साथ वो बैंकों का एसेट बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कही जाती है कि यहाँ पे जितना कैपिटल है ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो होता है उसको हम लोग CRAR कहते हैं। और यहाँ पे बेसल 3 नॉर्म्स के द्वारा कहा गया है कि CRAR कोई बैंक को 8% यहाँ पे मेंटेन करना है। इट मीन्स कि अभी आप 78 रुपीज़ देखे थे और यहाँ पे इसका 8% जो है यहाँ पे मेंटेन करना है कि इतना लोन, इतना जो पैसे होंगे ना उसको लोन के फॉर्म में निकाल देना है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखो कि ये बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से ये चीज़ें रिकमेंड की गई है। बट हमारे देश में जो बैंक है ना वो अपने हिसाब से वो रखते हैं। इसमें भी क्वेश्चन था, एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन था प्रीलिम्स में, आई थिंक इट वाज इन 2019। ओके, इट वाज आस्क्ड इन 2019। तो उसमें एक स्टेटमेंट था जो कि आपका ये था कि हमारे इंडियन बैंक्स जो है वो 9% इसको फॉलो करते हैं। बट ऐसा नहीं है, हर इंडियन बैंक्स का अपना CRAR होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे GNPA रेशियो भी होती है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ऐसे लोन जो कि 90 डेज़ के बाद वो वापस नहीं आ पा रहे, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। और साथ ही साथ ये आपका बैड लोन भी हो गया, और जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है वो भी अभी अंडर ड्यू है, इंटरेस्ट भी नहीं आया। उसके अलावा थर्ड यहाँ पे है PCR, ये है प्रोविजन कवरेज रेशियो। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बैंक्स को यहाँ पे ज़रूरत होता है कि वो कुछ अपने जो प्रॉफिट है ना, उस कुछ प्रॉफिट के जो पोर्शन है उसको साइड में रखें। इट मीन्स कि बैड लोन के अलावा जितनी भी यहाँ पे लोन्स दी गई है, अगर वो वापस नहीं आ रहे, उसके अलावा कुछ प्रॉफिट हुआ है तो उसको साइड में रखें। इसको यहाँ पे कहते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो। इट मीन्स कि कितना यहाँ पे प्रोविजन है, कितना यहाँ पे जो प्रोविजन है, इट मीन्स कितना लोन दिया गया है और उसमें से कितना कवर हो चुका है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपको पता चलेगा कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आइए यहाँ पे 2020 की क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आई एम सॉरी, यहाँ पे पूछा जा रहा है यूपीएससी के द्वारा कि क्या इंपॉर्टेंस है इस टर्म्स का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इस टर्म का एक फर्म में क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए 3 स्टेटमेंट दिया गया, आराम आराम से देखेंगे। फर्स्ट है कि ये हमें जो है जो प्रेजेंट रिस्क है फर्म की उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि बैंक जो है कितना लोन दे सकते हैं। सेकेंड कि ये हेल्प करता है जिससे कि हम लोग समझ पाए कि किसी फर्म का इमर्जिंग रिस्क क्या होगा और ये कितना लोन दे सकते हैं। ठीक है, थर्ड है यहाँ पे स्टेटमेंट कि हायर जितना बोरोविंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा
उतना ही वॉर्स जो है इनकी एबिलिटी होगी डेट को सर्विस करने में, यानी कि कर्ज को यहाँ पे जो भी सर्विस है उनके कर्ज का उसको यहाँ पे निभाने में। तो आपको करेक्ट बताना है, आप लोग स्टेटमेंट खुद से पढ़ लो और फिर ऑप्शंस को फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, सॉरी फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे आप लोग को आंसर भी दिख गया बट इट वॉज फॉल्ट। बट आप लोग देखो, अच्छा ये चीज़ आप लोग को समझ में आना चाहिए कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड। इट मीन्स कि दोनों में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको देखिए दो स्टेटमेंट में पहले समझना होगा। यहाँ पे प्रेजेंट रिस्क की बात की जा रही है और सेकंड स्टेटमेंट में इमर्जिंग रिस्क की बात की जा रही है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से आप क्या समझ रहे हो, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग आपका यहीं पे चेक हो रहा है। तो इससे आप समझ पा रहे हो कि दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा, दोनों एक साथ करेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। ओप सॉरी, यहाँ पे तो आपका फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे ऑप्शन हमारा दो एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे आप अगर कंफ्यूज भी हो कि समझ ही नहीं आ रहा है या फिर याद नहीं आ पा रही है आपको कि प्रेजेंट रिस्क के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है या फिर इमर्जिंग रिस्क के बारे में यहाँ पे बात की जाती है, तो कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन को साइड में रखिए। आपके लिए एक और यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि जितना यहाँ पे बोरोविंग फर्म्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लेवल से ये हाई होगा, उतने ही वॉर्स होगी यहाँ पे अपने डेट को सर्विस करने के लिए। तो ये चीज़ें अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या दर्शाता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से ये समझ में आता है कि किसी बैंक की कितनी एबिलिटी है कि वो अपने डेट को रिपेमेंट कर सके, ठीक है। तो आप समझो कि जितना ज़्यादा बोरोविंग लेवल होगा, जितना ज़्यादा लोग बोरो करेंगे, तो ये तो बैंकों के लिए खतरा है कि नहीं। तो लोग जितना ज़्यादा बोरो करेंगे बैंकों से, बैंक जितना ज़्यादा लेंड करेगा, तो ऑब्वियस है कि उसकी जो डेट की यहाँ पे सर्विस है वो यहाँ पे ख़राब होगी, वॉर्स होगी। तो जितना ज़्यादा बोरोविंग लिमिट हो, जितना ज़्यादा बोरोविंग लोग करेंगे, तो उतना ही कम यहाँ पे बैंक जो है अपने डेट को ओवरकम कर पाएंगे, यानी कि अपने डेट को जो है, जो कर्ज है, उसको यहाँ पे रिपेमेंट कर पाएंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही लग रहा है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन होता भी है तो यूपीएससी आपको ऑप्शन देकर इस तरीके से हेल्प करती है कि आप कहीं पे भी रुक कर आप लोग सोच सकते हो, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो प्रेजेंट रिस्क के बारे में बात करती है, इमर्जिंग रिस्क के बारे में बात नहीं करती है। ये क्वेश्चन 2020 में इसलिए पूछा गया क्योंकि उस समय ये टॉपिक न्यूज़ में था। आज आपको प्रोविजन कवरेज रेशियो न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, तो मे भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो पीसीआर क्या दर्शाता है? पीसीआर कहने का मतलब है कि कितना प्रोविजन जो है हम लोग कवर कर पा रहे हैं। इट मीन्स कि कोई भी अगर बैंक है वो लोन तो देगी, लेकिन उसका बहुत सारा बैड लोन हो पा रहा है, तो बैड लोन को के अलावा कितना ऐसा पोर्शन है बैंक कि वो अपना प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे कवर कर पा रहा है, और जो प्रॉफिट यहाँ पे मिल पा रहा है उसको सेट असाइड करना है, वो भी बैड लोन के अगेंस्ट में। तो इसको यहाँ पे प्रोविजन कवरेज रेशियो कहा जा रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंटरेस्ट से देखा जा रहा है कि एक बैंक अपना इंटरेस्ट कितना ज़्यादा, वो इट मीन्स कि कितना ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट कर पा रहे हैं अपने कर्ज पे, डेट पे। और प्रोविजन कवरेज रेशियो इट मीन्स कि कितना ज़्यादा जो है अपने बैड लोन के अगेंस्ट में प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हाई यहाँ पे प्रोविजन कवरेज रेशियो होगा, उतनी इसका मतलब क्या है कि एसेट क्वालिटी इश्यूज जो है वो यहाँ पे आपका लिया गया है, बैंकों के द्वारा नहीं, ठीक है। बैंक नहीं ले रही है यहाँ पे आपका जो है हाई अगर पीसीआर है, प्रोविजन कवरेज रेशियो है, इट मीन्स कि मोस्ट एसेट क्वालिटी इश्यूज जो है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो रही है। तो बेटर यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोविजन कवरेज रेशियो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों को प्रॉफिट हो। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है आरबीआई के द्वारा कंडक्ट किया गया है पहली बार ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो भी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में। तो ये चीज़ें भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ऐसा कुछ किया गया है। ओएमओ याद रखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज किया जाता है। तो इंडिया में अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इशू करती है, टी बिल भी इशू करती है, बॉन्ड भी इशू करती है, और डेटेड सिक्योरिटीज़ भी इशूज़ करते हैं। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो ये सिर्फ बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं। ये आपको, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, यानी कि ऐसे लोन जो कि स्टेट अपने डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे लेते हैं। तो ये बात हो गया। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो है ये आपका एक बॉन्ड होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही ये इशू किया जाता है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो यूजुअली आपको हायर देखने को मिलेगा। जितना जीसैक का होता है ना, यानी कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का होता है, उससे थोड़ा लोन आपका स्टेट डेवलपमेंट लोन का यहाँ पे यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टेट डेवलपमेंट लोन का ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ देखिए क्रक्स पॉइंट है, इसी से स्टेटमेंट बन जाता है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए।
तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन पूछी थी कि टी बिल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है कि नहीं, सो द आंसर इज़ नो, स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू नहीं करती। टी बिल जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ यहाँ पे बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटीज़ जो है वो इशू की जाती है, जिसको हम लोग एक टेक्निकल लैंग्वेज में स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं। स्टेट डेवलपमेंट लोन की बात करें तो ये सेफ होता है, जैसे जीसेक है, क्योंकि स्टेट को यहाँ पे सब सॉवरेन ही हम लोग कहते हैं। जैसे हमारा देश सॉवरेन है तो राज्य भी सब सॉवरेन है, ठीक है। एसडीएल की बात करें तो ये स्टैट्यूटरी जो लिक्विडिटी रेशियो है उसके लिए ये क्वालिफाई होना चाहिए और ये एलिजिबल होना चाहिए कि कोई अगर बोरो कर रहे हैं तो उसके लिए एसडीएल को वो कोलैटरल में रख सके। ओएमओ जो होता है ना, ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, ये आरबीआई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें कि आप जीसेक को सेल और परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे कि आरबीआई के द्वारा कुछ नॉर्म्स रिलैक्स किए गए हैं जो कि एटीएम के डेवलपमेंट के लिए, और वो भी कैसे, तो वाइट लेवल प्लेयर्स के लिए। देखिए एटीएम जो है बैंकों की एटीएम होती है, ठीक है। उसके अलावा आप देखो कि गांव-गांव तक एकदम हर एक गली चौराहे पे एटीएम की ज़रूरत हो रही है। तो एटीएम का नंबर बढ़ाने के लिए बैंकों को जो है एक लिमिटेड ही यहाँ पे अप्रोच है कि वो इतना एटीएम ओपन कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आप देखो कि कोई थर्ड पर्सन पार्टी है, कोई स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी अगर अपनी एटीएम सेटअप करना चाह रही है या फिर किसी बैंक की एटीएम सेटअप करना चाह रही है, तो उन सब लोगों को यहाँ पे आरबीआई के द्वारा प्रोविज़न दिया गया है कि हाँ ठीक है, आगे आइए और एटीएम सेटअप कीजिए। तो इसी के पर्सपेक्टिव में आप देखो कि दो तरीके का एटीएम होता है, एक वाइट लेवल एटीएम होता है, एक ब्राउन लेवल एटीएम होता है। वाइट लेबल एटीएम, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो लेबल है ना वो वाइट होगा। जैसे आप कोई भी एटीएम में जाते हो तो उसके ऊपर आपको बैंकों का नाम देखने को मिलता है, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गई, बैंक ऑफ इंडिया हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी बैंक का नाम नहीं है और सिर्फ वाइट लेबल है, लेकिन आपको एटीएम मशीन देखने को मिल रहा है, तो वो क्या होता है, वाइट लेबल एटीएम होते हैं। और ये जो मैनेज किया जाता है ये एनुअल टारगेट में किया जाता है। वाइट लेवल अगर एटीएम की बात करें तो ये ऑपरेट किया जाता है नॉन बैंक एंटिटीज़ के द्वारा। यहाँ पे बैंक नहीं होते, नॉन बैंक एंटिटीज़ होते हैं। और जो एटीएम में कैश होता है वो कोई स्पॉन्सर बैंक के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जो कि एक बैंक एटीएम सेटअप कर दी, लेकिन इसमें जो कैश मिलेगा वो कोई ना कोई बैंक के ही द्वारा मिलेगा, तो कोई बैंक इसको स्पॉन्सर कर देती है। साथ ही आप लोग देखो कि यहाँ पे क्या है कि इससे क्या होगा ना कि जोग्राफिकल स्प्रेड होगा। वही बात है कि वाइट लेवल एटीएम, ब्राउन लेवल एटीएम लाने का मतलब ही है कि एटीएम की संख्या बढ़ाना, और वो भी सेमी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्र में। कंपनीज़ को यहाँ पे ज़रूरत होता है, अगर कंपनीज़ यहाँ पे अगर एटीएम इस्टेब्लिश करना चाहती है तो वो आरबीआई से पहले लाइसेंस ले, और वो भी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत, ठीक है। आप देखो कि टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड है, इंडी कैश है, जो कि फर्स्ट कंपनी है जिसको आरबीआई ने ऑथराइज़ किया है कि वो यहाँ पे वाइट लेवल एटीएम ओपन कर सकते हैं हमारे देश में। तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। साथ ही अगर हम लोग देखें एनपीसीआई है जो कि सारे एटीएम्स को लिंक करती है। ये स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन के फॉर्म में बन चुका था। और ये कैसे डिफ़र है, यानी कि वाइट लेवल एटीएम ब्राउन लेवल एटीएम से कैसे डिफ़र है। ब्राउन लेवल एटीएम की अगर हम लोग बात करें तो ये बैंकों के द्वारा ही ब्रांड किया जाता है, बट इसको ऑपरेट और मेंटेन कोई थर्ड पार्टी करते हैं। देखिए वाइट लेवल यानी कि बैंकों का कोई लेवल नहीं होगा, इट मीन्स कि इसको समझिए कि इसको बैंक स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन ब्राउन लेवल एटीएम में क्या है ना कि यहाँ पे बैंक ही इसको लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑपरेट और मेंटेन जो है किसी थर्ड पार्टी ऑपरेटर्स के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट है कि आरबीआई के द्वारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यहाँ पे लाया गया। ये सेकंड इंडेक्स है जो कि हम लोग देख रहे हैं। तो आरबीआई यहाँ पे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लेकर आई है, वो भी 5 ब्रॉड पैरामीटर्स में, जिसमें कि ये देख रही है कि डिजिटल पेमेंट हमारे देश में कितना ज़्यादा लोग यूज़ कर पा रहे हैं। तो पेमेंट अनेबलर है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखो सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों है, पेमेंट परफॉर्मेंस है, एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी है। आरबीआई की अगर हम लोग डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसको 2018 में ही कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये इसका बेस पीरियड है, यानी कि इसके कंपैरिजन में हर साल देखा जाएगा कि हमारे देश में डिजिटल पेमेंट की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। अब आते हैं की कंसेप्ट और एंटिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में देखते हैं। एक्चुअली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फिनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर माइक्रो क्रेडिट लेनी है, थ्रिफ्ट्स की कलेक्शन करनी है, कोई रेमिटांस ऑफ फंड है। रेमिटांस कहने का मतलब है कि हमारे इंडियंस अगर दूसरे कंट्रीज़ में है, वो वहाँ पे अर्न कर रहे हैं और उससे अर्न किया मनी अगर हमारे देश में भेज रहे हैं तो उसको हम लोग रेमिटांस कहते हैं। पेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंश्योरेंस वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें जो है लो इनकम पॉपुलेशंस को, तो इसको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो इनको रजिस्टर करना होता है एज एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ के जैसा, या फिर सोसाइटीज़ के जैसा भी ये अपना रजिस्टर कर सकते हैं, ट्रस्ट के जैसा भी, कोऑपरेटिव्स के जैसा भी। पहली जो रजिस्टर एमएफआई हमारे देश में था वो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन था, जो कि 1974 का अहमदाबाद में। तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि पहली बार कोई भी चीज़ होता है तो उसको ध्यान रखिएगा। साथ ही आते हैं यहाँ पे वॉलेंट्री रिटेंशन रूट। तो
तो वॉलेंट्री रिटेंशन रूट है क्या? ये एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट विंडो है जो कि आरबीआई के द्वारा एफपीआई को, यहाँ पे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि वॉलेंट्री रिटेंशन रूट ये किससे रिलेटेड है, तो ये जो एफपीआई है उससे रिलेटेड है। फिर है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप कहने का क्या मतलब होता है? ट्रैप मतलब कि फंस जाना, हमारी जो तरलता है वो कहीं फंस गई है। ये एक कॉन्ट्राडिक्टिंग इकोनॉमिक सिचुएशन है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है और सेविंग रेट बहुत हाई हो जाता है। ये आप लोग देख सकते हो, जब आप लोग सेव करते हो, बैंकों में रखते हो, तो सेविंग रेट और उसके बाद अगर आप लोन ले रहे हो तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट देना है तो वो बहुत कम हो जाता है, और जो यहाँ पे आपका सेविंग रेट है वो बहुत हाई हो जाता है। ये एक तरीके का सिचुएशन अराइज हो जाता है किसी भी इकॉनमी में, जिसे हम लोग कहते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आता है CIC BIC। तो CIC क्या है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है। इट मीन्स कि ये भी आपका NBFC में आता है, जो कि यहाँ पे जितने भी शेयर और सिक्योरिटीज़ की जो एक्विजिशन है उसकी बिजनेस ये रन करते हैं। और अगर हम लोग बात करें, RBI के द्वारा भी यहाँ पे जो है रिवाइज नॉर्म्स लाया गया है CIC के लिए। उसके बाद बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है वो प्लान करती है कि होल्डिंग कंपनीज़ को वो सेटअप करे सारे पब्लिक सेक्टर्स बैंक के लिए। तो यहाँ पे जो बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, वो 2014 में लाया गया था, और कौन सी कमेटी के द्वारा? तो PJ नाइक कमेटी। तो ये कमेटी भी याद रखना है। साथ ही बैंक इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करते हैं सारे बैंक को, यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा कि ये सारे बैंकों को कंट्रोल करती है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है। अब आप देखो कि ये मैंडेट किया गया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का, जिसमें कि इनोवेशन को प्रमोट करने की बात की गई है कि कुछ नए नए आइडियाज़ निकाल कर लानी है फाइनेंशियल सेक्टर में। हमारा जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे डेवलप करना है, जिससे कि जो फिनटेक रिसर्च है वो यहाँ पे आपका प्रमोट हो सके, और इस फील्ड में यानी कि बैंकिंग के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में और ज़्यादा यहाँ पे हमारे यहाँ इनोवेशन हो सके। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे RBI का, जो जितने भी उनके द्वारा काम किया गया था RBI के, सारे हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये 2020 का है, जो कि यहाँ पे RBI के द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो इसमें जो है मेनली आप देखो कि फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखते हैं एक कंट्री का, और कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई गई है। तो कुछ देख लेते हैं कि कितना घटा है, बढ़ा है। अगर हम लोग ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो की बात करें, जो कि सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक का है, तो वो इंक्रीज़ हो सकता है, ऐसा कहा गया था। तो इंक्रीज़ हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके ऊपर आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो लीव इट। उसके बाद आते हैं नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो आपका लाया गया है, ये भी आपका RBI के द्वारा ही रिलीज़ किया गया है, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि 5 साल का है, 2020 से लेकर ये 2025 तक चलेगा। पहला जो था ये आपका नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, ये आपका लाया गया था 2013 में। ठीक है, 2013 से 2018 तक लाया गया था। अभी फिर से इसको लाया जा रहा है, जो कि 2020 से 25 तक है। और इसमें आप देखो कि क्या है कि नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन में मल्टी स्टेक होल्डर लीड अप्रोच को ये रिकमेंड करते हैं, जिससे कि फाइनेंशियली अवेयर हो सके लोग और हमारा देश एम्पावर्ड हो सके। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है, जो कि कंपनी यानी कि जितने भी RBI या फिर सेबी, IDA या फिर PFRDA के द्वारा यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। ओके, इससे एक रिलेटेड न्यूज़ है कि आज के डेट में अगर हम लोग अपने देश में फिनेंशियल लिटरेसी की स्टेटस देखें, इट मीन्स कि यहाँ पे पैसों को लेकर जो लिटरेसी होनी चाहिए उसमें क्या हमारे देश में कैसा हालचाल है, तो उसको देख ले। तो ऑल इंडिया फिनेंशियल इंक्लूजन और फिनेंशियल लिटरेसी सर्वे हुआ था 2019 में, जिसमें कि कुछ ये पता चला है कि 27% जो रिस्पॉन्डेंट है उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि मिनिमम टारगेट स्कोर यानी कि जो थ्रेशोल्ड है हर एक कंपोनेंट में फिनेंशियल लिटरेसी में, वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है। तो बताया जा रहा है कि जो ईस्ट, सेंट्रल और जो नॉर्थ जोन है ना, उस पर ज़्यादा अटेंशन देने का ज़रूरत है। जो ग्रामीण इंडिया है, रूरल इंडिया है, जो कि लोअर एजुकेशन के साथ और ग्रुप ऑफ 50 ईयर्स है या फिर इससे अबव है, तो उनमें ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, जो कि आप भी इस चीज़ को समझ सकते हो। पेमेंट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो RBI के द्वारा न्यू यहाँ पे पेमेंट सिस्टम लाया गया है। तो ये अम्ब्रेला एंटिटी है, कहने का मतलब है कि ये सेटअप किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, और न्यू पेमेंट सिस्टम हमारे देश में इसको ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर आप देखो कि न्यू पेमेंट सिस्टम को यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है NPCI, जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि हमारे यहाँ 60% से भी ज़्यादा जो पेमेंट होता है वो इसको यहाँ पे कंट्रोल करती है। और इसको कहा गया है टू बिग टू फॉल। इट मीन्स कि ये इतना बड़ा है, अगर ये फॉल होता है तो सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NPCI के बारे में बेसिक चीज़ें देखिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बैक टू बैक पूछे जा रहे हैं, और इस साल भी चांसेस है, क्योंकि NPCI के द्वारा काफ़ी कुछ नया यहाँ पे काम भी किया गया है फास्टैग को लेकर, और भी बहुत सारे यहाँ पे लिंक किए गए।
तो एनपीसीआई की बात करें तो सबसे पहले इस बॉडी को बनाया किसने है, आरबीआई के साथ मिलकर यहाँ पे इंडियन बैंक एसोसिएशन है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। एनपीसीआई के तहत आप देखोगे तो 10 कोर प्रोमोटर बैंक आते हैं, जैसे एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है। तो ये 10 बैंक जो है यहाँ पे एनपीसीआई के तहत आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन अगर देखें तो इस कानून के तहत ये काम करते, तो ये कानून है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का, जिसके तहत यहाँ पे एनपीसीआई अपना काम करते हैं। एनपीसीआई के बारे में अगर देखें तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि यहाँ पे कंपनीज एक्ट के तहत यहाँ पे सेटअप किया गया है। अगेन अगर हम लोग इसका एम देखें तो इसका एम है कि हमारे देश में एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेटलमेंट भी होनी चाहिए। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जब आप लोग कोई भी शॉप में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो अगर आप लोग को कार्ड से पेमेंट करनी है तो पीओएस मशीन होनी चाहिए वहाँ पे, साथ ही साथ आप लोग देखते हो कि क्यूआर कोड होनी चाहिए। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा तो आप लोग बेटर तरीके से वहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप लोग के पास भी जो है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे पेमेंट मोड होना चाहिए, जिससे कि आप पेटीएम कर सको डायरेक्ट, या फिर भीम करना है तो इस तरीके से भी आप लोग कर सको, ठीक है। और आप देखो कि एनपीसीआई को बहुत सारे यहाँ पे स्कीम के साथ लिंक किया गया है। एक है कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, आईएमपीएस है, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम है, चेक ट्रंकेशंस यहाँ पे सिस्टम है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है। तो ये सारे अदर्स आप देखो कि यहाँ पे इसके साथ लिंक किया गया है। रिसेंट डेवलपमेंट अगर हम लोग अपने देश में पेमेंट सिस्टम को देखें तो एक याद रखना है पाई। एनपीसीआई के द्वारा देखिए एक पाई लॉन्च किया गया है। अब ये एक तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई के तहत है, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि एसबीआई के द्वारा, सॉरी, एनपीसीआई के द्वारा लाया गया। थर्ड इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बोट है। चैट बोट जैसे कि आप आईआरसीटीसी का अगर आप लोग वेबसाइट ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको चैट बोट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें आप लोग अपने क्वेरीज को इनपुट कर सकते हो तो आपको वहाँ पे आंसर भी मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है, जिससे कि आप देखो कि यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। और एनपीसीआई की जितनी प्रोडक्ट है, चाहे वो फास्टैग हो, रुपे हो, रुपे कार्ड है, और यूपीआई है, एईपीएस है, जो कि रियल टाइम बेसिस पे ये आपको सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसको जो डेवलप किया गया है ये बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है, जिसको कि कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। और एनपीसीआई की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन आप देखो जो कि रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के तहत ये काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड आप देखो कि इनका इनिशिएटिव क्या है, तो डाक पे है। डाक पे क्या है, एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जो कि यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये जो ऐप है इसको हम लोग डिजिटल फिनेंशियल है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बैंकिंग सर्विस को यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र करना, क्यूआर कोड को स्कैन करना, तो ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डाक पे भी याद रखना है आपको। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात की है आईपीपीबी के बारे में। तो ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत ये काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का 100% इक्विटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है पोस्ट ऑफिस में। और ये आरबीआई के द्वारा ही गवर्न किया जाता है, जो कि यहाँ पे पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और पोस्टल नेटवर्क के द्वारा, जो कि हमारे पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वगैरह होते हैं। उसके अलावा आप देखो कि एक अच्छी न्यूज़ है कि रुपे कार्ड फेज़ 2 लॉन्च किया गया है भूटान में। तो रुपे कार्ड, जैसे कि आप लोग जितना भी वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड यूज़ करते हो, तो रुपे कार्ड ये हमारे इंडिया का कार्ड है। तो इसका फेज़ 2 जो है वो अलाउ कर दिया गया है यहाँ पे भूटान में, और साथ ही साथ जो है वो रुपे कार्ड को इंडिया में भी एक्सेस कर पाएंगे। रुपे कार्ड के बारे में अब बेसिक आप लोग देख लो कि पहले तो इसको 2012 में लाया गया है। रुपे कार्ड हमारे यहाँ का डेबिट, क्रेडिट, इंटरनेशनल प्रीपेड और कॉन्टैक्टलेस कार्ड है, जो कि यहाँ पे एटीएम में भी एक्सेप्ट होता है, पीओएस डिवाइस में भी एक्सेप्ट होता है, और ई कॉमर्स वेबसाइट भी इसको एक्सेप्ट करती है। इट मीन्स कि सर्वगुण संपन्न ये हमारा जो है आप देखो कि रुपे कार्ड है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान हो गई, याद हो गई। ये लॉन्च किया गया है एनपीसीआई के द्वारा, तो इसलिए आपको याद रखना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो रुपे कार्ड जो है वो यहाँ पे 1100 बैंकों के से ज़्यादा इसको इशू किया गया है, जिसमें कि आप लोग देखो कि पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है, रीजनल रूरल बैंक भी है, और कोऑपरेटिव बैंक भी है। साथ ही अगर रुपे की बात, इंडिया की बात करें तो इंडिया के द्वारा रुपे कार्ड डिफरेंट कंट्रीज़ में भी इसको लॉन्च किया गया है, जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात है, बहरीन है, सिंगापुर है, सऊदी अरेबिया है, भूटान है। तो इतने देश है जहाँ पे अगर आप जाते हो इस रुपे कार्ड को लेकर तो वहाँ पे भी ये ऑपरेट हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो लेस कैश इकॉनमी को हम लोग ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि अब जो है जेब में पैसे कम लेकर चलना है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कुछ बातें कर लेते हैं कि एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस है।
मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू कहा जा रहा है, तो एनईएफटी और आईएमपीएस से आप ₹1 आप लोग मिनिमम भेज सकते हो। आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जैसे ही आप यहाँ से किसी के अकाउंट में अगर पैसे भेजते हो तो उसको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन ये ह्यूज अमाउंट को सेट करने के लिए आरटीजीएस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यहाँ पे आपका मिनिमम जो है वो 2 लाख है। पेमेंट ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो दोनों में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो चुका है। पहले तो ऑफलाइन था एनईएफटी और आरटीजीएस, अब इसको ऑनलाइन भी कर दिया गया है, साथ ही आईएमपीएस तो ऑनलाइन ही है। मिनिमम ट्रांसफ़र सॉरी ये मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये मिनिमम लिखा गया है, ये एक मिसप्रिंट है, इसको आप लोग ध्यान कीजिए। यहाँ पे मैक्सिमम होगा क्योंकि मिनिमम हम लोग देख लिए। तो मैक्सिमम ट्रांसफ़र लिमिट जो है ये कहा जा रहा है कि एनईएफटी आरटीजीएस में नो लिमिट है और आईएमपीएस में यहाँ पे 2 लाख है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। सेटलमेंट टाइप अगर हम लोग देखें तो एनईएफटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड जो ट्रांसफ़र है ये हाफ आवर लेता है। इट मीन्स कि आप किसी को पैसे अगर भेज रहे हो तो आधे घंटे लग जाएंगे आपको, लेकिन रियल टाइम में तो तुरंत आप यहाँ से क्लिक करो, सेंड, वहाँ रिसीव हो गया। और आईएमपीएस में भी रियल टाइम में होता है, ऑनलाइन जो भी आप लोग मनी सेंड करते हो तो वो रियल टाइम ही यहाँ पे पहुँचता है। सर्विस टाइमिंग अगर हम लोग देखें तो अभी देखिए ये 24/7 सब हो चुका है, ये सब अवेलेबल है आपको 24/7 में। ये आपका पुराना डेटा यहाँ पे दिया गया है, इसलिए इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, अगेन फंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, अगर पेमेंट को और ज़्यादा यहाँ पे डेवलप करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन है जिसमें कि आप लोग स्वाइप करते हो वो पीओएस मशीन की ज़रूरत होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैश विड्रॉवल की अगर फैसिलिटी देखें तो कार्ड होल्डर विड्रॉ कर सकते हैं कैश, वो भी डेबिट कार्ड को यूज़ करके, या ओपन सिस्टम जो प्रीपेड कार्ड है यानी कि बैंकों के द्वारा अगर कोई भी कार्ड यहाँ पे दिया गया है तो उसको इस्तेमाल करके जो है आप लोग कैश विड्रॉ कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड अगर हम लोग देखें तो उसको इस फैसिलिटी के तहत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो इसको ध्यान रखना है। और कैश को यहाँ पे जो विड्रॉ करते हैं पीओएस टर्मिनल से, तो ये यूपीआई के द्वारा भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। साथ ही आप लोग देखो कि वो सारे अकाउंट में भी आपका जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। इट मीन्स कि अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप फिर 500 रुपये भी एक्स्ट्रा यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं, फिर बाद में आप लोग इसको यहाँ पे अकाउंट में क्रेडिट करके वो सेव कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जनधन अकाउंट के तहत यानी कि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट था, उसके तहत ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में बहुत सारे लोगों की यहाँ पे अकाउंट ओपन की गई है और ये फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये योजना लाई गई थी, जिसके तहत अगर कोई भी अकाउंट है तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, यानी कि अकाउंट में उतने पैसे नहीं है, मान लीजिए कि 500 रुपये है और आपको 1000 यहाँ पे विड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम कर सकते हो। इस तरीके की फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है। अगर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात करें तो आरबीआई के द्वारा ये आपका ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है, ठीक है। ये भी याद रखना है कि आरबीआई इस फंड को ऑपरेट कर रही है। इसमें 500 करोड़ रखा जाएगा, लेकिन इनिशियल आप देखो कि यहाँ पे 250 करोड़ जो है आरबीआई यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगी और बाकी हाफ ऑफ द मनी है वो जो कार्ड इशूइंग बैंक है, कार्ड नेटवर्क ऑपरेटर है हमारे देश में, उन सबके द्वारा इस फंड में जो है कंट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, यहाँ पे इस स्कीम के बारे में देख लीजिए। ये जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम है, एक्चुअली इसका एम है कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो 3 टियर टू 6 टियर सेंटर्स में, ठीक है। गांव-गांव तक जो है हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अगर दुकान में पीओएस मशीन होगा तभी तो लोगों के पास अगर कार्ड है तो वो उसको स्वैप कर पाएंगे। क्यूआर कोड होगा, अगर लोगों के मोबाइल में अगर उस तरीके का पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, तभी तो वो स्कैन करके पे कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज है जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटैलिटी है, गवर्नमेंट पेमेंट करना है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, किराना स्टोर है, तो ये सब में आपका जो है ये सारी फैसिलिटीज़ पूरी की जाएगी। यहाँ पे कुछ की फीचर्स देख लीजिए। इसको मैनेज किया जाएगा एडवाइजरी काउंसिल, जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर यहाँ पे चेयर करेंगे। तो याद रखना है आरबीआई के गवर्नर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बट यहाँ पे डिप्टी गवर्नर होंगे, ये आपका क्रक्स पॉइंट है। उसके अलावा आप देखो कि 2 साल के लिए इसको ऑपरेशन में लाया जाएगा इस फंड को, अगर ज़रूरत पड़ा तो और 2 साल के लिए एक्सटेंड कर देंगे। इसका एम है कि 30 लाख न्यू डिजिटल पेमेंट को यहाँ पे हर एक साल जो है वो आपका टच करना है और फंड यहाँ पे रखा गया है आपका 500 करोड़, जिसमें कि 250 करोड़ जो है वो आरबीआई इनिशियली दे रही है, ठीक है। अब आते हैं अदर रिकमेंडेशन देख लेते हैं यहाँ पे जो कमेटी की है कि कैसे हम लोग डिजिटल पेमेंट को और ज़्यादा डीपनिंग कर सकते हैं। और डिजिटल पेमेंट के लिए जो यहाँ पे कमेटी है वो है नंदन नीलेकानी कमेटी। तो ये याद रखना है कि हमारे देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नंदन नीलेकानी कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा क्या किया गया है कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ रिमूव कर दी गई है पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से, साथ ही जीएसटी को भी छूट दिया गया अगर इमीडिएट पेमेंट सर्विस यहाँ पे कर रहे हैं तो। इट मीन्स कि अगर ट्रांजैक्शन चार्जेस 5000 रुपीज़ है तो उसको अगर पे कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा।
गवर्नमेंट पेमेंट जो है वो भी यहाँ पे डिजिटल मीन्स की तहत ही होनी चाहिए, यानी कि सरकार भी जितनी यहाँ पे पेमेंट कर रही है, जैसे किसी को सैलरी दे रही है, पेंशन दे रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि डीबीटी के थ्रू क्या है कि सरकार के अकाउंट से डायरेक्ट कट होगा पैसा और यहाँ पे जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये भी अगर काम हो रहा है, जितने भी सरकार के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है, तो वो भी डिजिटल पेमेंट को इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आप देखो कि वैलिडेशन सर्विस को इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, एनपीसीआई है, तो ये सारे बॉडी को यूज़ किया जा रहा है। साथ ही डेडिकेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, मतलब समझिए कि किसी को अगर इस तरीके की ट्रांजैक्शन में, डिजिटल ट्रांजैक्शन में अगर कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो वो यहाँ पे कहीं भी अपनी कंप्लेन करा सकते हैं। साथ ही डिजिटल पेमेंट सब कमिटीज़ भी बनाई गई है, जिसके तहत इस चीज़ को और बेटर तरीके से देखा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट बायलैटरल नेटिंग। बायलैटरल नेटिंग क्या है? क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2020 के तहत ये रखा गया है। तो कॉन्सेप्ट समझिए बायलैटरल ट्रेडिंग का। तो बायलैटरल ट्रेडिंग क्या है, सॉरी ट्रेडिंग बोलिए, नेटिंग क्या है? ये एक एग्रीमेंट है जिसमें कि दो लोग होते हैं, ठीक है, ये ए है, ये पर्सन बी है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कि वो एक क्लेम को जो है ना एक दूसरे के साथ यहाँ पे सेट कर रहे हैं। अब ए के द्वारा यहाँ पे दिया गया है 25,000 बी को, और बी जो है यहाँ पे ए को कितना दे रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पे 1,00,000 रुपए। उसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ समय के बाद आप देखो कि यहाँ पे बी कितना दे रहा है, तो 75,000 रुपये दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि आप देखो कि एक डील हुआ होगा जिसमें कि बी के द्वारा ये कहा गया होगा कि ए को वो 1,50,000 रुपये देंगे, ठीक है, लेकिन अभी पैसे नहीं हैं, तो कुछ पैसे यहाँ पे क्या किया गया कि ए के द्वारा दे दिया गया है, बोला गया कि ठीक है चलो 25,000 दे देते, फिर उसके बाद आपके जब पैसे होंगे तो आप 25,000 ऐड करके मुझे यहाँ पे 1,75,000 दे देना। तो एक बार में ये 1,00,000 रुपये दे दिए, और 1,50,000 देना था तो यहाँ पे 25,000 को भी ऐड करके ये 75,000 जो है फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। तो ये एक बायलैटरल नेटिंग है, यानी कि आप आपस में भी दो लोग जो है किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट में, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में जाते ही हो, कहीं ना कहीं कोई आपको कुछ पैसे की मदद कर दिया तो इन रिटर्न आप लोग भी करते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ट्रेड वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और ये एक तरीके का क्लेम है जिसको, अगर पैसे का क्लेम है तो वो यहाँ पे आपका रिड्यूस हो जाता है। और एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि बैंकों के ऊपर बर्डन कम हो जाता है। लोग मेनली पैसे की ज़रूरत होती है तो बैंकों के पास चले जाते हैं। ये एक अच्छा है ना कि बैंकों के पास ना जाए, कोई एक इंसान ही के पास जाकर वो लोग आपस में ही ट्रेडिंग करने लगे, वो आपस में ही मनी एक्सचेंज करने लगे। तो ये बेटर है कि बैंकों के ऊपर जो बर्डन है वो कम होगा। साथ ही जो हेजिंग कॉस्ट और लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये भी कम हो जाएगा। और एक इफ़िशियंसी रिकवरी की यहाँ पे ज़रूरत है, यानी कि आप देखो कि इफ़िशियंसी रिकवरी मैकेनिज्म यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, जो कि जितने भी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है उसको वो डील करेंगे। ओके, तो फ़ायदा तो इसका है ही, तभी इस तरीके का प्रोसेस हमारे कंट्री में लाया गया है। अगर हम लोग देखें आज के डेट में ये जो बायलैटरल ट्रेडिंग है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया, हर जगह ये यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी बेटर है, तभी आप लोग देख सकते हो कि डेवलप कंट्रीज़ इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है। अब हमारे देश में भी आया है, देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो ये कानून लाया गया हमारे यहाँ, बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2020। ये लीगल फ्रेमवर्क है जिसमें कि बायलैटरल नेटिंग की बात की जा रही है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट, क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसको यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा। और इसी से इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर हम लोग देखें तो डेरिवेटिव्स क्या होता है? देखिए, डेरिवेटिव्स एक टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है ना, जिसमें कि जो सिक्योरिटी की प्राइस है वो डिपेंड होती है। एक सिक्योरिटी मान लीजिए कि ये आपका जो है 1,00,000 का है, एक सिक्योरिटीज़ आपका जो है 1 करोड़ का है। तो सिक्योरिटीज़ की कितनी यहाँ पे प्राइस है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये आपका जितनी भी एसेट है उससे ये प्राइस निकल कर आ रहा है, तो उससे हम लोग समझ पाते हैं। तो डेरिवेटिव्स का बहुत सारा कॉमन टाइप होता है। आप इसको ऑप्शन कहते हो, फ्यूचर्स कहते हो, फॉरवर्ड कहते हो, वारंट कहते हो, स्वैप कहते हो। तो ये सारे जितने भी ऑप्शन है आपका किसके अंदर आता है? डेरिवेटिव्स के अंदर आता है। फिर हो गया ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। तो ये क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड है जो कि दो पार्टी के बीच में होता है। दो पार्टी है यानी कि बायलैटरल नेगोशिएशन कह सकते हैं। तो इसमें कोई एक्सचेंज या फिर इंटरमीडियरीज यानी कि बिचौलियों की ज़रूरत नहीं होती है, ये ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स है। उसके बाद क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अभी जितना हम लोग देख रहे थे कि क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कहने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, दो लोग के बीच में, दो कंट्री के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम लोग क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और दो क्वालिफाइड यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जहाँ पे एटलीस्ट एक पार्टी जो है वो एंटिटी है, और ये आपका रेलिवेंट अथॉरिटी के द्वारा ही इसको रेगुलेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये तीनों टर्म्स आई होप कि आपके सामने क्लियर हो चुका होगा।
अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। तो इसमें आप लोग देखो कि इनके द्वारा एक फ्रेमवर्क लाया गया है कि कैसे सैंडबॉक्स को रेगुलेट करना है, वो भी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए, जिसमें कि आप यहाँ पे फिनटेक सॉल्यूशन ना सके। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी है, ये इनका एक ऑब्जेक्टिव था जो कि ये सेटअप किए थे कि वर्ल्ड क्लास जो फिनटेक हब है ना, वो हमारे देश में आना चाहिए। और हमारे देश में गांधीनगर में गिफ्ट सिटी जो है वो ये लोकेट किया गया है, जिससे हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कहते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि पहला है, तो इसलिए इट कैन बी आस्क्ड। तो यहाँ पे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कहने का क्या मतलब है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है। तो इसके तहत आपके जितने भी एंटिटीज़ है ना, वो कैपिटल मार्केट में ऑपरेट हो सके। जैसे कि आप देखो ऑपरेट होते हैं तो कौन कौन से है यहाँ पे, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल सर्विस है, तो ये सारी चीज़ें ऑपरेट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सर्टेन फैसिलिटीज़ हो, फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी हो, तो ये बात है। लेकिन रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कहने का मतलब है कि जो न्यू प्रोडक्ट आएंगे, सर्विसेज आएंगे ना, उसको यहाँ पे लाइव टेस्टिंग की जाएगी। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसलिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए यहाँ पे आपका लाया गया है। इंडियन अगर फिनटेक इंडस्ट्री देखें तो अगर पेमेंट मोड में देखें तो पेमेंट में क्या क्या है, तो पेमेंट बैंक है, वैलेट मोबाइल है, गेटवे है, पेमेंट गेटवे है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि आपका एटीएम और पीओएस मशीन आ रहा है। लेकिन वहीं अगर हम लोग ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि लेंडिंग है, इंश्योरेंस है, ईएनपीएस है, एमएफ है, म्यूचुअल फंड या फिर आपका यहाँ पे ब्रोकिंग है। तो ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ना रिट्स और इन्वेट्स के लिए भी यहाँ पे लेकर आए, ठीक है। तो रिट्स इन्वेट्स क्या है, ये दोनों इन्वेस्टमेंट ही किया जाता है। लेकिन रिट्स है आपका रियल इस्टेट, जो प्रोजेक्ट होते हैं ना रियल इस्टेट एसेट, उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही यहाँ पे प्रोजेक्ट है, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इन्वेट्स जो है ये इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आपको म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, कि वो आए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। साथ ही साथ रिट्स की बात करें तो ये लिस्टेड एंटिटीज़ है जो कि यहाँ पे इनकम जनरेट करने के लिए इनका अपना खुद का ये अपने ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं और बिल्डिंग या प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करते हैं। रिट्स और इन्वेट्स की बात करें तो इसे कौन यहाँ पे रेगुलेट करता है, तो ये है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत याद रखना है आपको। अब आते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड। देखिए बॉन्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कोई भी बॉन्ड से क्वेश्चन पूछा ही जाता है अगर वो न्यूज़ में है। अभी भी हम लोग 2020 की फर्स्ट पार्ट में देखे थे कि वहाँ पे ज़ीरो कूपन बॉन्ड से क्वेश्चन आया था। तो ये सब म्यूनिसिपल बॉन्ड और जितने भी बॉन्ड आपके न्यूज़ में रहते हैं, चाहे वो थोड़ी ही छोटे हो और न्यूज़ में है, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछने की चांसेस होती है। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की बात करें तो अभी इसको इशू किया गया है लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड है क्या, कोई भी बॉन्ड आप देखो डेट सिक्योरिटीज़ होते हैं जो कि ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा इशू किया जाता है। जो भी यहाँ पे चाहते हैं ना फंडिंग वगैरह के लिए या फिर पैसे के लिए, तो वो यहाँ पे बॉन्ड इशू करते हैं। मेनली आप लोग देखो कि म्यूनिसिपल बॉन्ड है, तो म्यूनिसिपल बॉन्ड ही यहाँ पे आपका नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ सिविक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे लाया गया है। सिविक एमिनिटीज़ कहने का मतलब है कि जैसे कि आपको बेसिक चीज़ें मिलती है, पानी, सैनिटेशन, गार्बेज डिस्पोजल, तो ये सारी चीज़ों पे यहाँ पे इस फंड, ये जो फंड जनरेट होगा यहाँ पे क्या होगा कि इस बॉन्ड के थ्रू जितने भी फंड यहाँ पे कलेक्ट होंगे वो सब यहाँ पे आपके वाटर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही सैनिटेशन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसमें म्यूनिसिपल बॉन्ड में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। बैंगलोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो ये पहला अर्बन लोकल बॉडी था जिसके द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड को इंडिया में 1997 में इशू किया गया था। तो फर्स्ट जो भी होता है उसको ध्यान रखिएगा, ये मैं हमेशा बताती हूँ। साथ ही अगर देखें तो बहुत तरीके के बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि न्यूज़ में रहे, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है श्योरिटी बॉन्ड। श्योरिटी बॉन्ड में आप लोगों को पता है कि ये एकदम से श्योर है, ठीक है, श्योरिटी बॉन्ड है। लेकिन ये 3 पार्टी एग्रीमेंट है और ये लीगली बाइंड है, कानूनी तौर पे एक दूसरे से ये बाइंड है, ठीक है, मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल है जो कि यहाँ पे उसी प्रिंसिपल पे बॉन्ड परचेज होगा, और गारंटी है कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो उस हिसाब से फ्यूचर में किया जाएगा। ऑब्लिगी है जो कि यहाँ पे आप देखो कि प्रिंसिपल है जिस पे ये बॉन्ड परचेज करेंगे, तो जो फिनेंशियल लॉस होगा ना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो भी यहाँ पे बॉन्ड परचेज कर रहे हैं तो वो आफ्टर सम टाइम जब इनकी मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो वो पेमेंट ज़रूर करेंगे। श्योरिटी कंपनी है जो कि यहाँ पे बॉन्ड इशू करते हैं और वो यहाँ पे एकदम से श्योरिटी लेते हैं कि जो प्रिंसिपल कैपेसिटी है उसको गारंटी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंसोल बॉन्ड्स। तो कंसोल बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसको अलग नेम से भी जानते हैं जिसको कि परपेचुअल बॉन्ड भी कहते हैं। तो कंसोल बॉन्ड या परपेचुअल बॉन्ड आपसे कुछ भी पूछा जाए तो बोथ आर सेम,
ये एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है जिसमें कि कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। ये आपका एक यूनिक देखने को मिलेगा। श्योरिटी बॉन्ड में यूनिक क्या है कि 3 पार्टी एग्रीमेंट है और ये लीगली बाइंड है, ठीक है। जनरली आप देखो कि इतना ज़्यादा लीगली बाइंड वाला बॉन्ड आपको कम देखने को मिलता है। बट कंसोल बॉन्ड में क्या है कि यहाँ पे कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। जो आपका आप देखो कि जो क्रक्स पॉइंट होते हैं ना किसी भी बॉन्ड में, वो जी याद रखना है, क्योंकि ज़ीरो कूपन बॉन्ड में जैसे कि उसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं होता, तो आपका स्टेटमेंट ही बन गया था कि इसमें हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो इसलिए तरीके से ध्यान रखिएगा, जो क्रक्स पॉइंट होते हैं उसको याद रखिएगा, तो आपका फिर प्रीलिम्स में जितना भी वो घुमा ले आपसे नहीं छूटेगा क्वेश्चन। तो इसमें कोई मैच्योरिटी बॉन्ड नहीं होते। साथ ही ये रिडेम्बल कहाँ गए, हाँ, एक यहाँ पे मेजर ड्रॉबैक कहा गया है कि इस टाइप का बॉन्ड को ना यहाँ पे रिडीम नहीं कर सकते। इट मीन्स कि एक ही साथ इसका जो है पेमेंट नहीं हो सकता। और मेजर बेनिफिट आप देखो कि यहाँ पे क्या है कि स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट जो है यहाँ पे किया जाएगा, एक ही साथ यहाँ पे नहीं इसको ख़त्म किया जाता है, ये धीरे धीरे करके यहाँ पे पेमेंट होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड, क्योंकि अभी पेंडेमिक का टाइम था और इकॉनमी स्ट्रेस चल रही थी, चाहे वो इंडिया की हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड की हो। तो इस समय क्या होता है कि बॉन्ड इशू करना है, तो ये जो टाइम होता है स्ट्रेस और अनसर्टेनिटीज़ का, इस टाइम बेस्ट होता है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड को लॉन्च करना, इशू करना। तो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड को आप देखो कि यहाँ पे चाइना के द्वारा बेचा जा रहा था पहली बार। अब ये नेगेटिव यील्ड बॉन्ड कहने का क्या मतलब है, ये एक ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि ये ऑफर किया जाता है कि जितने में बॉन्ड को परचेज़ किए हैं, मैच्योरिटी टाइम में जब उसको पेमेंट करना होगा तो वो आपका अमाउंट कम होगा। इट मीन्स कि अगर परचेज़ किए 100 रुपीज़ में, तो आफ्टर मैच्योरिटी यहाँ पे करना होगा 80 रुपीज़ या फिर 60 रुपीज़, तो इस तरीके का। तो ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि बॉन्ड परचेज़ करते हैं इसके इंटरेस्ट के साथ जब यहाँ पे पेमेंट करते तो ऑब्वियसली कि इससे ज़्यादा होता है, 120 होगा, 150 होगा, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। लेकिन जब इससे कम हो जाए मैच्योरिटी के बाद और कम पे करना पड़े, तो इसे नेगेटिव यील्ड बॉन्ड कहते हैं। और इस तरीके के बॉन्ड आपका जनरली देखने को मिलेगा टाइम ऑफ स्ट्रेस और अनसर्टेनिटीज़ में, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो चाइना के द्वारा पहली बार इसको बेचा गया है, तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर फिर देख लीजिए ज़ीरो कूपन बॉन्ड आए। ज़ीरो कूपन मतलब ये नाम में ही है कि ज़ीरो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे इस तरीके का बॉन्ड में होता है, और यही आपको समझना है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो है वो डिस्काउंट में इशू किया जाता है। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, ऐसी बॉन्ड है जो कि यहाँ पे सोशली इम्पैक्ट हो, यानी कि सोशल में जितने भी सोसाइटी में जितने भी यहाँ पे टर्म्स कंडीशंस हैं उन सबको यहाँ पे इम्पैक्ट कर सके इस बॉन्ड में जो भी आपका पैसा कलेक्ट होता है। तो उसके बाद आप देखो भारत बोर्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और जो भारत बॉन्ड, अगर हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करें तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो कि इन्वेस्ट करते हैं AAA रेटेड बॉन्ड। इट मीन्स कि जो पब्लिक सेक्टर्स कंपनी है ना, उनकी AAA रेटेड, अगर आप लोग देखो कि एक्सेलेंट रेटिंग में यहाँ पे इसको इन्वेस्ट किया जाता है। अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करें तो ये सिक्योरिटी है जो कि आपका ट्रैक किया जाता है इंडेक्स में, कम्युनिटीज़ में, या फिर बास्केट ऑफ एसेट में, जैसे कि इंडेक्स फंड हो गया, ये सारी चीज़ों में इसको देखा जाता है। हमारे देश का आप देखो कि भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और ये जो है ये इन्वेस्ट करते हैं 22 कंपनीज़ में, जिसमें कि यहाँ पे S&P BSE भारत 22 इंडेक्स ये आपका कंप्राइजेस है। 5 लार्जेस्ट कंपनीज़ अगर आप देखो तो L&T है, ITC है, SBI है, एक्सिस बैंक है और NTPC है। ये जो इंडेक्स है ना, इसमें आपको सेक्टरल कैप देखने को मिलेगा 20% का, और सिंगल स्टॉक कैप देखने को मिलेगा 15% की। तो यहाँ पे जो डेटा है, दिस डेटाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ये लास्ट टाइम नहीं पूछा गया था, तो मुझे लगता है कि इस बार पूछ लिया जाए, क्योंकि न्यूज़ में बराबर ये सारे टॉपिक्स रहते हैं। फिर आते हैं देखिए पी नोट्स के बारे में, जिसे हम लोग पार्टिसिपेटरी नोट्स भी कहते हैं। एक्चुअली पी नोट्स जो है ये ओवरसीज़ डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट है। इट मीन्स कि हमारे देश के लोग नहीं, बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स को ज़रूरत है कि अब वो अगर इंडियन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको, और ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सेबी के साथ रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पी नोट्स होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और येस, ये इशू किया जाता है जो रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ना, FPI है, जितने भी रजिस्टर्ड, उनके द्वारा इसको इशू किया जाता है। तो ये पी नोट्स क्या हो गया, एक ओवरसीज़ डेरिवेटिव यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है जो कि इन्वेस्टर्स के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है वैसे फील्ड में जहाँ पे सेबी के साथ वो ज़रूरत नहीं है कि रजिस्टर करें। उसके बाद आता है आपका डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स। पहले आप लोग जो है DSIPs देखते थे, ये आपको देखने को मिलेगा कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इम्पॉर्टेंट बैंक, जिसके तहत 3 बैंक आज तक इंक्लूड हुए। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो चूज़ किया जाता है
हमारे देश में सबसे बेटर बैंक कौन परफॉर्म कर रहा है, जिसकी जीडीपी में 2% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट हो रहा है, साइज़ बहुत बड़ी है, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है। सो दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशन जिसके तहत ये बैंक सब क्वालिफाई होते हैं। तो एनुअल बेसिस पे आप देखो 3 साल में 3 बैंक यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। सबसे पहले एसबीआई है, फिर आईसीआईसी बैंक है, फिर एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हमारे देश में जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके लिए भी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस लाया गया है। और ये जो लाया गया है ये आप लोग देखो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको इड्डा कहते हैं, वो यहाँ पे लेकर आई है और उनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। सबसे पहले एलआईसी जो कि लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया है, और जीआईसी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है, जिसको कि यहाँ पे 2021 में ये आपका इंक्लूड किया गया है। डीसीस जितने भी है ना वो इंश्योरर है कि उनका साइज़ देखा जाता है, मार्केट इंपॉर्टेंस कितना है, डोमेस्टिक और ग्लोबल कितने इंटरकनेक्टेड है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और वो कितना हेल्प करते हैं अगर कहीं पे भी फेलियर वगैरह हो जाता है। टू बिग टू फेल, ये इनका टैबो है कि जितना बड़ा है उतना अगर फेल होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, डीसिप्स और यहाँ पे डीसिस इंश्योरेंस के लिए भी है और साथ ही साथ यहाँ पे बैंक के लिए भी है। एनुअल बेसिस पे यहाँ पे इंक्लूड होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है लिबॉर। लिबॉर देखिए क्या है, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट है, एक ग्लोबल रेफरेंस रेट है अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म जो बोरोविंग किया जाता है इंटर बैंक मार्केट में, एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो ये एक बेंचमार्क है जो कि शॉर्ट टर्म आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेंगे, और एक इंडिकेटर है कि यहाँ पे आप देखो कि किसी भी देश का फाइनेंशियल सिस्टम का हेल्थ कैसा है, ये चीज़ें यहाँ पे लिबॉर से पता चल जाता है। इंडियन इक्विवेलेंट आप देखो कि हमारे यहाँ मिबॉर है, इट मीन्स कि मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट है। उसके अलावा हम लोग देखें तो शेल कंपनी है, यू नो वेरी वेल अबाउट द शेल कंपनी। ऐसे कंपनी होते हैं जिनका बिजनेस आप देखो कि इलीगल पर्पज़ के लिए होता है, जैसे टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करनी है, मनी लॉन्ड्रिंग, इट मीन्स कि जो वाइट मनी है उसको ब्लैक मनी में कन्वर्ट करनी है, ऐसा नहीं, ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करनी है, और ओनरशिप छीनना, बेनामी प्रॉपर्टी, तो ये सारा जो भी इलीगल काम है ना ये कंपनी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया में देखें तो शेल कंपनी को यहाँ पे कोई भी कानून या फिर एक्ट में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए। तो एक्चुअली मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, एक तरीके का मर्चेंट के द्वारा कॉस्ट पे किया जाता है बैंकों को या फिर पेमेंट सर्विस जो प्रोवाइडर है उनको, जब यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है। जैसे आप कुछ खरीदने गए तो आप खरीदे हो तो आप पे किए हो, लेकिन MDR को भी यहाँ पे जो है आप लोग देखो कि दुकान वाले जो मर्चेंट होते हैं ना उनको भी बैंकों को कुछ पेमेंट करना होता है, तो इनके ट्रांजैक्शन में ये एक डिस्काउंट रेट होता है जिसको इनको पे करना होता है। ठीक है, उसके अलावा अभी हम लोग APS देख रहे थे, ये क्या है, आधार अनेबल पेमेंट सर्विस। तो ये NPCI के द्वारा डेवलप किया गया है। अभी जितनी भी NPCI की लिस्ट देखी उसमें से ये भी था, आपको देखने को मिलेगा। तो एक बैंक लीड मॉडल है जिसमें कि ऑनलाइन इंटरपरेबल जो फिनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजेक्शन है उसको अलाउ किया गया है, तो याद रखना है। फिर MCA 21 है, एक्चुअली MC21 जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या है कि इजी और सिक्योर एक्सेस करना है जो MCA सर्विस है, तो इट्स नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, सो यू कैन लीव इट। नेक्स्ट है यहाँ पे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अब ये आप देखो कि रेमिटेंस क्या होता है कि हमारे देश के लोग जो बाहर रहते हैं, बाहर रहकर जो वो लोग कमाते हैं, अर्न करते हैं और पैसे वापस इंडिया भेजते हैं, तो उसको हम लोग रेमिटेंस कहते हैं। तो ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस किसके लिए है, तो सारे रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, और इसमें माइनर भी है, इट मीन्स कि 18 ईयर्स से कम के भी बच्चे हैं ना, तो उनको अलाउ किया गया है कि वो आराम से जो है USD डॉलर में ये जो 2.5 लाख है पर फिनेंशियल ईयर, यानी कि एक साल में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वो यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये एक परमिशन आपको देखने को मिला है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो LRS है, लिबरलाइज्ड जो रेमिटेंस स्कीम है, इसमें कोई कॉर्पोरेट नहीं आते, पार्टनरशिप फर्म नहीं आता, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं आता और ट्रस्ट नहीं आता है। और इस स्कीम को RBI के द्वारा 2004 में ही लेकर आया गया था, 2004 में। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि ये एक्चुअली कोई भी स्कीम आता है तो वो किसके लिए है, तो ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है और माइनर्स के लिए है। उसके बाद है इन्वेस्ट इंडिया। तो इन्वेस्ट इंडिया है क्या, ये नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है जो कि इन्वेस्टर्स को काफ़ी हेल्प करते हैं, कि उनको बताते हैं कि इंडिया में क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिसेंटली आप देखो अंकटाड के द्वारा डिक्लेयर किया गया है इन्वेस्ट इंडिया, जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया है, और ये 2020 के जो यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड है उसके विनर है इन्वेस्ट इंडिया। ओके, तो यहाँ पे अवार्ड भी मिल गया, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, यानी कि एक ऐसा ऑफिस जो कि सीरियस अगर फ्रॉड हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। एक्चुअली ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, और जितनी भी यहाँ पे वाइट कॉलर क्राइम्स है और फ्रॉड है उसको डिटेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। वाइट कॉलर क्राइम जो है वो नॉन वायलेंट क्राइम होता है, जो कि यहाँ पे फाइनेंशियल गेन के लिए, जैसे आप देखते हो कि पैसे को लूटने वगैरह के लिए जो भी यहाँ पे क्राइम किया जाता है उसे हम लोग वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। और अगर हम लोग इस ऑफिस की बात करें तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत आता है, और इस बॉडी को यहाँ पे आपका जो इस्टेब्लिश किया है वो किसके रिकमेंडेशन से, तो ये नरेश चंद्र कमेटी के रिकमेंडेशन से। ओके, फाइनली ये जो है आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि है इंडियाज़ ट्रेडिंग रेजिम। तो इंडिया का क्या ग्लोबल मार्केट में ट्रेंड रहा है उसको अगर हम लोग अभी देखें तो सबसे पहले ये समझिए कि हमारे देश में 5 स्टेट है, जो कि 70% ऑफ जो इंडिया का एक्सपोर्ट होता है ये 5 राज्यों के ही थ्रू होता है, और ये सारे कोस्टल स्टेट है जो कि हमारे सदर्न इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। ओके, तो ये याद रखना है। और आज के भी डेट में आप देखो कि हम लोग जो है काफ़ी मेजर कंट्री से इंपोर्ट ही कराते हैं, इंपोर्ट हब है हम लोग। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि हमारा जो सरप्लस है वो हम लोग यूएस के साथ मेंटेन कर पाए, जो कि हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये सबसे बड़ी बात है, बाकी के साथ तो हम लोग ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। इट मीन्स कि हम लोग उन सारे कंट्रीज से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, उनको एक्सपोर्ट कम करते हैं। लेकिन अभी हमारा क्या हुआ है कि हम लोग यूएस को एक्सपोर्ट ज़्यादा किए, क्योंकि आप देखते हो कि कोरोना के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ये जो हाइड्रोक्लोरिक क्वीन जो मेडिसिन्स वगैरह था, ये सारी चीज़ें, पीपी किट और काफ़ी चीज़ें हम लोग जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट किए, तो इससे क्या हो पाया कि हाँ थोड़ा ट्रेड सरप्लस हो गया है। तो एक बहुत ही विन विन सिचुएशन है, तो इसको ध्यान रखना है। अब इंडिया का अगर रिसेंट हम लोग कैट सरप्लस देखें, जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, तो वो सरप्लस में आ चुका है। क्योंकि आप देखो कि अभी क्या हुआ है ना कि हाँ ये देखिए कि जीडीपी 3.9% था, और जून 2020 में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता था वो अभी सरप्लस में हुआ है। तो क्या ये पहली बार सरप्लस में हुआ है? नहीं, ये आप देखो कि पहले भी हुआ है 2006 और 7 के टाइम में। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव ईयर भी था जो कि यहाँ पे करंट अकाउंट जो था वो पॉजिटिव था, यानी कि सरप्लस में था। यानी कि हम लोग जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे। और ये है 2001 से 2004 तक का टाइम। उसके बाद 2006 2007 था जिसमें कि हमारा कैट पॉजिटिव था। उसके बाद अभी 2020 में आप देखो कि हमारा जो है करंट अकाउंट सरप्लस है। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि करंट अकाउंट जो हमारा डेफिसिट है वो सरप्लस में हो चुका है, तो ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी था। ठीक है, सरप्लस की बात करें तो यही चीज़ आप समझ रहे हो कि हम लोग इंपोर्ट कम करते हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन इंपोर्ट कम हुआ है क्यों, ये भी रीज़न समझना है। सबसे पहले कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, नेगेटिव में आ चुके थे, और डोमेस्टिक डिमांड कम हो गया था। भाई सबको घर पे बैठा दिया, लॉकडाउन कर दिया, तो क्या ही डिमांड रहेगा, डिमांड कम हो गई। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो काफ़ी डिसरप्ट हो गई थी, क्योंकि बिल्कुल से लॉकडाउन हो चुका था, इंडस्ट्रीज ठप हो गए थे, तो यहाँ पे सप्लाई चेन ब्रेक हो गया। तो इसके कारण आप देखो कि हमारा जो इम्पोर्ट है वो कम हो गया। ओके, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। और इसी के साथ साथ आरबीआई को भी मौका मिला कि काफ़ी फॉरेक्स रिजर्व्स जो है उसको वो स्टॉक पाइल कर पाए। और ये चीज़ आप देखो कि अभी जो हमारे पास फॉरेन करेंसी है वो $500 बिलियन तक जो है पहली बार, फर्स्ट टाइम ये हुआ है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली बार ऐसा हुआ है कि फॉरेन जो हमारे पास फॉरेक्स होता है, यानी कि फॉरेन की जो करेंसी होती है वो हमारे पास $500 बिलियन तक क्रॉस हो चुका है। फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या क्या होता है, सिर्फ करेंसी ही नहीं होते, उसके अलावा आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी होता है जो आईएमएफ के तहत आपको देखने को मिलता है। साथ ही गोल्ड भी है और कुछ रिजर्व्स पोजीशंस है जो कि आईएमएफ में है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो इसमें दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट मतलब कि आप देखो कि डेली बेसिस में यहाँ पे देखा जाता है कि हमारे देश में आज के डेट में क्या अकाउंट है, किस तरीके से एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो यहाँ पे मेज़र करते हैं ट्रेड गैप, उसके अलावा नेट करंट ट्रांसफ़र है और नेट इनकम अब्रॉड है। ठीक है, लेकिन कैपिटल अकाउंट पूरी तरीके से ये दर्शाता है कि हमारे देश का टोटल कैपिटल किससे फॉर्म हो रहा है। तो ऑब्वियस है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो एफपीआई से हो, एफडीआई से हो, इससे हमारे देश में आपको देखने को मिलेगा कि कैपिटल फॉर्म हो रहा है। ईसीबी है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग है, या फिर और भी यहाँ पे जरिया है जिन सबको हम लोग कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो कि ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे अगर हम लोग टैरिफ फ्री नेगोशिएशन की बात करें, क्योंकि इंडिया हम लोग चाहते हैं कि डब्ल्यूटीओ के साथ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ हम लोग अपना टैरिफ फ्री और नेगोशिएशन करें, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रपोज किए हैं निगोशिएटिंग बाउंड रेट्स, जिसको हम लोग अपर टैरिफ लिमिट भी कहेंगे, कि कुछ आइटम्स में जो है टैरिफ लिमिट लगाना चाहिए।
जैसे कि अगर हम लोग देखें इससे क्या होता है कि सेंटर्स जो है उनको इंकरेज किया जाता है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करें कुछ सेलेक्ट सेक्टर्स में। और हमारे यहाँ जो आत्मनिर्भर भारत आया है, सेल्फ हम लोग चाहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट बने, तो ये हम लोग तभी कर सकते हैं जब जब हम लोग को यहाँ पे इस तरीके का छूट मिलेगा। टाइप ऑफ अगर टैरिफ देखें तो यहाँ पे बाउंड टैरिफ रेट है, जो कि आप देखो कि प्रेफरेंशियल रेट है, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ रेट है, और टैरिफ रेट फॉर नॉन डब्ल्यूटीओ मेंबर के लिए प्रेफरेंशियल रेट है, यानी कि एक ऐसा रेट है जिसमें कि कंट्री इंडिविजुअली एग्री करती है कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है वो इस तरीके का टैरिफ के साथ वो व्यापार करेगी। मोस्ट फेवर्ड नेशन है, इट मीन्स कि जैसे हम लोग इंडिया जो है, मान लीजिए कि यूएस को हम लोग मोस्ट फेवर्ड नेशन रखें, तो उनके लिए क्या कर देंगे कि कोई सामान अगर उनकी तरफ से हमारे देश में आएगा तो हम लोग उसका इम्पोर्ट ड्यूटी जो है घटा देंगे, या फिर हमारे देश का सामान उनके देश में जाएगा तो कुछ ड्यूटी हम लोग घटा देंगे। तो ये काम किया जा रहा है मोस्ट फेवर्ड नेशन में। और थर्ड है यहाँ पे कि डब्ल्यूटीओ के मेंबर के साथ तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नेगोशिएशन करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ है जो डब्ल्यूटीओ का मेंबर नहीं है, तो उनके साथ हम लोग को क्या करना है, तो उनके साथ कैसा टैरिफ रेट रखना है वो भी यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। तो इसलिए ये जो टैरिफ रेट है ना, ये 3 तरीके का है, इसको ध्यान रखना है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है। अब ये जो ईपीआई इंडेक्स है 2020 का, ये किसके द्वारा यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, तो ये देखिए नीति आयोग है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर ये रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, इट मीन्स कि हम लोग अपने देश से एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा कर सकते हैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग कंट्रीज़ की बात करें तो 4 तरीके से हमारे कंट्रीज़ में स्टेट को डिवाइड किया गया है। एक है कि कोस्टल स्टेट है, उसके बाद आप लैंडलॉक स्टेट देखोगे, फिर हिमालयन स्टेट है, या फिर आप लोग यहाँ पे यूटी यूनियन टेरिटरीज़ या सिटी बेस्ड है। लेकिन इन सब में से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको कोस्टल स्टेट का देखने को मिलता है। ऑब्वियस है कि हमारे सदर्न स्टेट्स जो है वो कोस्टल रीजन से यहाँ पे कनेक्टेड है, तो उनका जो एक्सपोर्ट प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा है। तो टॉप 3 स्टेट अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद तमिलनाडु है। टॉप 3 अगर लैंडलॉक स्टेट की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान है, तेलंगाना, हरियाणा है। टॉप 3 अगर हिमालयन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे उत्तराखंड, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश है। टॉप 3 अगर सिटी स्टेट की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली, गोवा और चंडीगढ़ है। अगर हम लोग वेटेज स्ट्रक्चर देखें पिलर्स और सब पिलर का, तो यहाँ पे भी आपके और भी इंडेक्स है, जैसे कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। उसके बाद ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर है डूइंग बिजनेस के तहत, तो ये आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिसमें कि एक उसका जो पैरामीटर है वो है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, तो ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही रिलीज़ किया जाता है। ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स है, ये OECD इसको यहाँ पे रिलीज़ करती है। अनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पे इंडेक्स आप देख लो, हालांकि ये 2020, ये देखिए 2018 का है, तो ये बहुत पुराना है, इसको याद नहीं रखना है, आपको रिसेंट याद रखना है। आगे देखेंगे तो सारे इंडेक्स को हम लोग कवर कर लेंगे। अब WTO रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट है उसको देखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से मस्ट है, ये चीज़ें आप लोग मान लो, क्योंकि आप लोग देखो कि सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन ब्रेक हो गया, जितनी भी यहाँ पे ट्रेड थी वो डिस्टैक्ट हो गई, इट मीन्स कि टैरिफ का जो है वो सत्यानाश हो गया। आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारी कंट्रीज़ को बहुत लॉस हुआ है इस तरीके का लॉकडाउन लगाने से। और WTO की भी जो यहाँ पे रिजिम है उसमें काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज़ की बात की जाती है, एट मीन्स कि यहाँ पे ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज़ की बात करें तो पॉलिसी स्पेसेस है कंट्रीज़ के लिए, जो कि पेटेंट से क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसकी बात करते हैं। पेटेंट कहने का मतलब है कि जैसे अगर मान लीजिए कि मैं कुछ नया इन्वेंट की, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई हूँ, तो मेरा अधिकार है ना, क्योंकि मैं वहाँ पे एनर्जी, टाइम और मनी, ये 3 चीज़ खर्च करी हूँ, तो मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे इस वैक्सीन का कितना दाम रखना है। तो इसे कहते हैं पेटेंट, जो कि मुझे 20 साल का मिल जाएगा, मेरा अधिकार होगा प्रोसेस के ऊपर कि मैं कैसे यहाँ पे वैक्सीन बनाई। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। तो पेटेंट को लेकर जो है इसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है। अगर मैं वैक्सीन, मान लीजिए कि जो आप लोग कोविशील्ड लगवा रहे हो, उसका मैं प्राइस 2000 रखूँगी, तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारे देश के सारे लोग 2000 अफोर्ड कर पाएंगे? अच्छे अच्छे लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस तरीके का, और वो भी 1 डोज नहीं 2 डोज, यानी कि 4000 आपको देना पड़ेगा। तो ये कहीं से भी कॉस्ट इफेक्टिव लगता नहीं है, और ये एक पैंडमिक है जिसमें कि इतने कॉस्ट जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए इससे जो है एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बहुत सारे कंट्रीज़ में। तो ये होता है पेटेंट का इम्पैक्ट, जो कि हम लोग यहाँ पे ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज़ में बात कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं कि यहाँ पे ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज़ आई है, क्योंकि यहाँ पे जो पेटेंट है उसके जो इम्पैक्ट है उसको कम करने का कोशिश किया गया है। अगर ट्रिप्स एग्रीमेंट की बात करें तो ट्रिप्स एग्रीमेंट जो कि 1995 में ये आया है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि ऐसा प्रॉपर्टी जो कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ इनोवेट करके उसको इम्प्लीमेंट की हूँ, कुछ बनाई हूँ, मैन्युफैक्चर की हूँ, तो वो क्या हो गया?
इसका पहले क्या नाम था WTO का? तो इसका नाम पहले था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको गाट कहते हैं। तो ये उरुग्वे राउंड हुआ था 1994 में, उसी के तहत ये नेगोशिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, फिर इससे इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। मिनिमम स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट किया जाता है जिससे कि हर एक मेंबर कंट्रीज़ जो है वो व्यापार करे और उनको प्रोटेक्शन भी मिले। ये इनका मेन मोटो था, ठीक है। इसमें सारे प्रोविज़न है सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को लेकर, और सारी यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर, बॉर्डर मेजर्स में कैसे यहाँ पे व्यापार करना है, क्या रेमेडीज़ है, क्या प्रोविजनल मेजर्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एरिया देखें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आप देखो कि कॉपीराइट रिलेटेड राइट्स भी है, यहाँ पे ट्रेडमार्क को कवर किया जा रहा है, जीआई टैग को, जियोग्राफिकल इंडिकेशन और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट है, लेआउट डिज़ाइन है कोई भी इंटीग्रेटेड सर्किट का, या फिर ट्रेड सीक्रेट्स है, या फिर टेस्ट डेटा है। मेंबरशिप अगर आप लोग WTO में देखोगे तो ये ऑब्लिगेशंस है इनको कि ट्रिप्स एग्रीमेंट को फॉलो करना ही होगा। इट मीन्स कि जैसे हम लोग WTO के मेंबर है तो इसलिए हम लोग ट्रिप्स एग्रीमेंट इनकी जितनी भी है उनको हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा स्टेटमेंट बन के आ जाए कि नहीं ट्रिप्स एग्रीमेंट को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी है, ऑब्लिगेशन है कि कंप्लाई करना ही है। अब एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टर्म था कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया गया है ट्रिप्स के तहत पेटेंट को देखते हुए। तो यहाँ पे कंपलसरी लाइसेंसिंग को यहाँ पे अलाउ किया गया है। कंपलसरी लाइसेंसिंग कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी को यहाँ पे लाइसेंस दे दे कि ठीक है आप लोग भी जो है जो पेटेंट होल्डर है उनके कंसेंट के बिना किसी थर्ड पार्टी को वो लाइसेंस दे दे कि ठीक है आप लोग भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पेटेंट होल्डर हूँ अगर कोरोना वायरस वैक्सीन की, तो किसी को भी यहाँ पे थर्ड पार्टी है उसको यहाँ पे सरकार परमिशन दे देगी। ये होता है कंपलसरी लाइसेंसिंग, ठीक है। पैरेलल इंपोर्टेशन है, यानी कि ये इंपोर्टेशन है जिसमें कि जो पेटेंट होल्डर है ना उनकी कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है उनके पेटेंटेड प्रोडक्ट को, और दूसरे कंट्रीज़ में भी जो है थर्ड पार्टी आराम से उसको मार्केट मतलब कि कोई भी दूसरे कंट्री में वो मार्केट कर सकती है। एग्जाम्पशंस भी दिया गया है। इट मीन्स कि आप देखो कि एग्रीमेंट में इस तरीके का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि न्यू यूज़र्स जो है ना उनके न्यू प्रोडक्ट के लिए उनको पेटेंट लेना ज़रूरी है, जिसमें फार्मास्यूटिकल यहाँ पे आता है। तो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो है ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, तो वो भी बात यहाँ पे याद रखना है। डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर लिमिटेशन लगाई गई है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी न्यूज़ में था। और एक और पॉइंट था पेटेंट पूलिंग। पेटेंट पूलिंग जो है एक एग्रीमेंट है जो कि दो या दो से ज़्यादा जो पेटेंट ओनर है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो कि वो अपने पेटेंट का जो लाइसेंस है ना वो एक दूसरे के साथ शेयर करे या फिर थर्ड पार्टी के साथ भी शेयर करे। इसको कहते हैं पेटेंट पूलिंग। यहाँ पे क्या है कि बेटर तरीके से इनोवेशन हो पाएगा। जैसे आप लोग देखो कि सारी कंट्रीज़ एक साथ मिल गई और यहाँ पे वैक्सीन बनाने लगे, तब तो बहुत जल्दी हमारे देश में वैक्सीन आ पाया है कि नहीं। और सारे जितने भी पेटेंट होल्डर थे सब अपने पेटेंट को शेयर किए। कहने का मतलब है कि जो वैक्सीन बनाने का उनका अपना खुद का प्रोसेस होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर किए। साथ ही अगर हम लोग देखें तो रूल्स ऑफ ओरिजिन एक पॉइंट है। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन को यहाँ पे समझिए कि ये एक क्राइटेरिया है जो कि ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि नेशनल ओरिजिन कोई भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट है ना हमारे देश में, अगर कोई भी बाहर से आ रहा है, चाइना का प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसकी नेशनल ओरिजिन को यहाँ पे डिटरमाइन करता है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, मोबाइल खरीदो, कुछ भी, उसमें आपको रूल्स ऑफ ओरिजिन देखने को मिलेगा कि ये कहाँ से निकल कर आया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सिंपली, क्योंकि कुछ भी आप खरीदो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस देश का सामान खा रहे हो। साथ ही अगर हम लोग देखें तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी होता है। जैसे अभी RO देखें तो ये CO है। तो CO एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंट है जो कि ये सर्टिफाई करता है कि जो भी सामान है पर्टिकुलर एक्सपोर्ट शिपमेंट में वो पूरी तरीके से आप देखो कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में ही ये ऑब्टेन हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है और प्रोसेस हुआ है। इसके लिए आप देखो कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिया जाता है। और मेनली सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से नेशनलिटी यहाँ पे डिक्लेयर होता है, कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर होता है। तो ये आपको जो है दोनों यहाँ पे डिफरेंस करके चलना होगा कि रूल्स ऑफ ओरिजिन और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में क्या अंतर है। रूल्स ऑफ ओरिजिन में अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये डिक्लेयर करता है नेशनलिटी, तो ये गलत है। नेशनलिटी जो यहाँ पे डिक्लेयर होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से डिक्लेयर होता है, ठीक है। मेनली अगर रूल्स ऑफ ओरिजिन को देखें जो यूज़ होता है, तो ये मेजर्स और जितने भी एंटी डंपिंग जैसे ड्यूटीज़ लगाई जाती है, सेफ गार्ड मेजर्स लगाया जाता है। जैसे चाइना बहुत सारे सामान हमारे देश में लाकर सस्ते दाम में इंपोर्ट करता है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग इस तरीके का ये काफ़ी फ़ायदा होता है कि देख लेते हैं कि अच्छा ये सामान चाइना से आ रहा है तो इसको नहीं हम लोग को अपने देश में लाना है। साथ ही डिटरमाइन करने में कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का है भी कि नहीं। आपको पता है कि अभी हम लोग पाकिस्तान को, अभी नहीं, लास्ट 2 ईयर्स में हम लोग पाकिस्तान से ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीन लिए। इट मीन्स कि उनको कोई भी हम लोग ट्रेड में जो है ना रिलीफ नहीं देते हैं।
साथ ही साथ ट्रेड स्टैटिस्टिक का पर्पस भी है, और लेबलिंग और मार्केट जो मार्किंग रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। रूल्स ऑफ ओरिजिन में आप देखो दो टाइप का है, एक तो है नॉन प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन और एक है प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो नॉन प्रेफरेंशियल अगर रूल्स ऑफ ओरिजिन देखें तो ये अप्लाई होता है किसी भी ट्रेड प्रेफरेंस के एब्सेंस में, जहाँ पे ट्रेड पॉलिसी जैसे कि कोटा हो गया, एंटी डंपिंग हो गया, मेड इन लेबल्स हो गया, तो ये सारी मेजर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपका रूल्स लाया गया है जिसे हम लोग कारोटार रूल्स कहते हैं। तो ये सारे रूल्स आपका एप्लीकेबल होता है, जितने भी सामान इंडिया में इंपोर्ट होकर आते हैं ना, तो उसके ऊपर ये रूल्स यहाँ पे आपका एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ें और देखें तो यहाँ पे है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट क्या है रूल्स और रूल्स ऑफ ओरिजिन में, तो ये समझते हैं। एक्चुअली ये जो एग्रीमेंट है ना, इनका एग्रीमेंट का एम है कि लॉन्ग टर्म हारमोनियस हो, जिसमें कि आप देखो कि रूल्स ऑफ ओरिजिन यानी कि नॉन प्रेफरेंशियल है, तो उनके बीच में एक अच्छे तरीके का जो है एक हारमोनी मेंटेन होना चाहिए, और इंश्योर करना चाहिए कि इस तरीके के जो रूल्स है ना, वो अननेसेसरी ऑब्स्टिकल जो है ट्रेड में क्रिएट नहीं करेंगे। इट मीन्स कि अगर ऐसे ही कंट्रीज़ है जो नॉन प्रेफरेंशियल में आते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन में, तो वो यहाँ पे व्यापार को कहीं से भी हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे। ये वर्क प्रोग्राम है हार्मोनाइजेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन का, जिसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर्विस ट्रेड एट WTO। तो सर्विस ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो बाइंडिंग पैक्ट था ओपन सर्विस ट्रेड को, अभी हम लोग इसको अपोज कर दिए हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ कंट्रीज़ है जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब कुछ जो है, ये दोनों कंट्रीज़ है और भी कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो भी सर्विस ट्रेड है ना, उसके लिए यहाँ पे पूछ रही है कि वो मोर अफोर्डेबल होना चाहिए, जिससे कि मार्केट ओपन हो सके WTO के मेंबर के द्वारा। तो इंडिया इसको अपोज कर रहा है, इंडिया अपोज कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये प्रोवाइड किया गया है गार्ड्स के द्वारा, जो कि जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड इन सर्विसेज है। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, उनको फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि उनको कुछ जो सेक्टर्स है वो उनके लिए ओपन हो, फ्यू टाइप्स ऑफ जो ट्रांजैक्शन है वो फ्रीडम हो उनके पास, तो इस तरीके की डिमांड भी होती है। साथ ही इंडिया की बात करें तो हमारे द्वारा तो और भी ऐड किया गया है कि एक सीरियस डिस्कशन होना चाहिए, जो मोड 4 है ना, यानी कि क्रॉस बॉर्डर जो लेबर मूवमेंट हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग को एक सीरियस डिस्कशन करने की ज़रूरत है। ओके, साथ ही साथ देखें तो फार्म सब्सिडी इशू भी निकल कर आता है ये WTO के अंदर, और ये 3 बॉक्स काफ़ी फेमस है। एक सेकेंड, ये 3 बॉक्स काफ़ी फेमस है, जिसे हम लोग ग्रीन बॉक्स कहते हैं, एम्बर बॉक्स कहते हैं एंड ब्लू बॉक्स कहते हैं। ग्रीन बॉक्स की बात करें तो ये जो सब्सिडीज़ दी जाती है, सब्सिडीज़ जो है वो यहाँ पे ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसा सब्सिडीज़ देना चाहिए, और एकदम कम से कम सब्सिडी देने की ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग देखो फर्टिलाइज़र वगैरह जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसमें हमारे सरकार को सब्सिडीज़ दे देते हैं, जिससे कि वो एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है और किसानों को भी फ़ायदा होता है। तो ग्रीन बॉक्स के तहत यही कहा गया है कि ग्रीन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो कुछ भी आप लोग सब्सिडीज़ दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि ट्रेड जो है वो यहाँ पे डिसरप्ट हो जाए, मिनिमम यहाँ पे सब्सिडीज़ देने की ज़रूरत है। साथ ही अगर अंबर बॉक्स की बात करें तो अंबर बॉक्स यहाँ पे ब्रॉड रेंज ऑफ जो सब्सिडीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। इट मीन्स कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें आपको 5% का लिमिटेशन देखने को मिलेगा, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 10% का यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट यहाँ पे सब्सिडीज़ की ब्रॉड रेंज है ना, वो अंबर बॉक्स में रखा गया है। ब्लू बॉक्स में क्या है, ब्लू बॉक्स में आपको ब्रॉड रेंज देखने को मिलेगा सब्सिडीज़ का, जो कि अलाउ तो किया गया है बट डिसाइन करना होता है उसको मिनिमाइज ट्रेड डिस्टॉर्शन, यानी कि जो व्यापार है अगर उसमें किसी भी तरीके की अड़चन आ रही है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे जो है इस तरीके का सब्सिडीज़ दिया जाता है। तो ये ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स याद रखना है। ठीक है, डेवलप कंट्रीज़ है जैसे कि US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन, इनके द्वारा कहा गया है कि इंडिया को कि वो टू कट सपोर्ट इट ऑफर्स, यानी कि जो फार्मर्स को वो काफ़ी ज़्यादा, ऐसा हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि हम लोग अपने किसान को बहुत ज़्यादा ऑफर करते हैं और बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं उनके प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट करने में। तो ये WTO की एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, इसी के तहत ये आता है। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि इसके तहत ये 3 तरीके का एग्रीकल्चर के तहत यहाँ पे डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये 3 है आपका ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में क्या है कि ऐसा सब्सिडीज़ देना है जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट ना करे, मिनिमम सब्सिडीज़ देने की ज़रूरत है। ब्रॉड रेंज ऑफ यहाँ पे बहुत तरीके का आपका सब्सिडीज़ है, 5% से 10%। ब्लू बॉक्स है कि यहाँ पे सब्सिडीज़ तो अलाउड है बट यहाँ पे आप देखो कि उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, जो ट्रेड में यहाँ पे डिसरप्शंस होते हैं तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए यहाँ पे सब्सिडीज़ अलाउड किया गया है। अब यहाँ पे इंडिया का इन्वेस्टमेंट रिज्यूम देखते हैं कि इंडिया कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो टॉप 5 सेक्टर से जहाँ पे FDI आप देखो कि हमारे देश में आता है
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सर्विस है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, टेलीकम्युनिकेशन है, ट्रेडिंग है, ऑटोमोबाइल है, ठीक है। और टॉप सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो याद रखना है कि सिंगापुर है जो कि टॉप कंट्री है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स सिंगापुर से ही आते हैं। और हमारे राज्य में अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है, फिर कर्नाटक में, फिर दिल्ली में। और एफडीआई इस बार काफ़ी ज़्यादा जंप हुआ है, 18% से ये आप देखो कि जंप हो चुका है, तो अच्छी बात है। ये भी आपको बताया पूछा जा सकता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंक 63 है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी भी 2% हमारा जीडीपी का ये कंट्रीब्यूट करता है। अब आते हैं कुछ यहाँ पे एफडीआई से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर्स में अगर हम लोग देखें तो डिफेंस इंडस्ट्री में ये जो एफडीआई है ये 49% है ऑटोमेटिक रूट के अंदर। अब इसको थोड़ा अप कर दिया गया है, इट मीन्स कि 75% कर दिया गया है गवर्नमेंट रूट के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि डिफेंस सेक्टर से एक हमारा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल ट्रस्टेड सिस्टम है, ये आपका फील्ड है, सेक्टर है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ही इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट रूट के थ्रू इंक्रीज़ करते हैं। एफडीआई आप देखो दो तरीके से हमारे देश में आता है, एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि कोई भी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे पहले अप्रूवल लेनी होती है, तब वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ऑटोमेटिक रूट में अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना इन्वेस्ट करना है वो उस फील्ड में आके इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑटोमेटिक अप्रूवल जो है डिफेंस सेक्टर्स में वो 49% से 74% हो चुका है, एक नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज लगा के। इट मीन्स कि एक कंडीशन के साथ यहाँ पे आपका बढ़ाया गया ऑटोमेटिक रूट से, लेकिन गवर्नमेंट रूट से भी यहाँ पे 75% तक बढ़ाया गया है। डीटीएस सर्विस में देखें तो 100% एफडीआई कर दिया गया है, और लाइसेंस जो दिया जाएगा वो 20 साल के लिए। डिजिटल न्यूज़ के लिए आप देखो कि यहाँ पे 26% जो है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा फॉरेन इन्फ्लुएंस को। और एयर इंडिया की बात करें तो 100% जो एफडीआई है वो एयर इंडिया में है एनआरआई के लिए, और वो भी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, इट मीन्स कि यहाँ पे दो कंट्रीज़ के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो ट्रीटी होता है उसे हम लोग यहाँ पे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है ये दोनों कंट्री के इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड आप देखो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वर्ल्ड की लीडिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि मेनली क्या करती है कि इस इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है उससे जो वाद विवाद निकल कर आते हैं उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट करते हैं, ठीक है। अगर इस बॉडी की बात करें तो इसको 1966 में कन्वेंशन ऑन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट के द्वारा ये आपका सेटलमेंट किया गया था, और इसको रेटिफाई किया गया है 155 कंट्रीज से। लेकिन इंडिया जो है इसका पार्ट नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो ये आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट हो गया कि इससे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में। लेकिन फिर भी क्योंकि ये न्यूज़ में है तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि इंडिया इसका मेंबर है, बट सही बात तो ये है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसी के तहत आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मोस्ट फेवर्ड नेशन का बात किया जाता है, तो यहाँ पे सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, तो वो यहाँ पे एक लेवल फील्ड उनको प्रोवाइड किया जाए, इसलिए मोस्ट फेवर्ड नेशंस जो है ये लाया गया है। तो चलिए ठीक है, कुछ आते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। ये सारे जो जितने की कॉन्सेप्ट एंटिटीज़ है ना, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसको आप लोग केयरफुली यहाँ पे स्टडी कीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। इट मीन्स कि हमारे द्वारा ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है, और अभी लगाया है एंटी बैक्टीरियल ड्रग जो कि सिप्रोफ्लॉक्सिन है, और ये चाइना के द्वारा बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया जा रहा था, तो इसको हम लोग रोकने के लिए एंटी डंपिंग यानी कि डंप कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। तो ये याद रखना है कि जब भी आप देखो कि तब लगाते हैं जब मान लीजिए कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में ये जो सिप्रोफ्लॉक्सिन है, इस मेडिसिन का दाम एक फाइल का आपको देखने को मिलेगा कि 40 रुपीज़ है, लेकिन चाइना हमारे देश में जो इंपोर्ट कर रहा है और इस एक फाइल का दाम जो है ये मान लीजिए कि 30 रुपये रख दिया, तो ऑब्वियस है कि मार्केट में अगर आएगा तो हमारे देश का जो मैन्युफैक्चर्ड यहाँ पे मेडिसिन है उसकी वैल्यू घट जाएगी, और चाइना की जो मेडिसिन है जो कि सस्ते दाम की ये यहाँ पे चलने लगेगी, तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो जाएगी। तो इसलिए इस तरीके को रोकने के लिए, ये हादसा को रोकने के लिए यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उनके द्वारा रिकमेंड किया जाता है कि किस किस प्रोडक्ट में यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये आता है, ठीक है, वो यहाँ पे ये ड्यूटी लगाते हैं। तो अगेन दिस इज़ इंपॉर्टेंट। केयर्स ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे 19 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग नेशंस का ये आपका कोलिशन है, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो इसलिए इसको ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव की बात करें तो ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है कि डेट सर्विस सस्पेंशन जो है वो ग्रांट करना है गरीब से गरीब देश को, और यहाँ पे अलाउ किया गया है पुअर कंट्रीज़ को कि वो अपने रिसोर्सेज को कॉन्सेंट्रेट करें जिससे कि पेंडेमिक को फाइट कर सके, और ये इंडोर्स किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा, G20 फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है।
एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेनली फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट में वो इम्प्लीमेंट कर सके। एंड येस, इंडिया इसका मेंबर है, सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। करेंसी मैनिपुलेटर्स की बात करें तो इंडिया के द्वारा यूएस के द्वारा भी इंडिया को कहा गया है कि हम लोग जो है और हमें उस लिस्ट में रख दिया गया है जहाँ पे करेंसी मैनिपुलेट की जाती है। तो करेंसी मैनिपुलेशंस जो है हमारे द्वारा हम लोग चाइना को बोलते हैं और यूएस वाले हमें ही बोल रहे हैं, तो अलग ही बात है। आप लोग देखो कि करेंसी मैनिपुलेशन चाइना को लेके बताऊँ तो आप लोग बेटर तरीके से समझ पाओगे। चाइना क्या है, एक एक्सपोर्ट हब कंट्री है, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। जो एक्सपोर्ट हब कंट्री होती है, अगर वो अपने करेंसी की वैल्यू को डिवॉल्यूएट करते हैं तो उनकी एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती है और इससे जो है उस कंट्री को फ़ायदा होता है। लेकिन यही जो डिवॉल्यूट किया जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि चाइना इम्पोर्ट हब कंट्री होती है, जैसे हम लोग हैं इंडिया, हम लोग इम्पोर्ट हब कंट्री हैं, तो हमारी अगर करेंसी की वैल्यू डाउन होती है तो हमें घाटा होता है क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है $1 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये क्या होता है कि चाइना को अगर इम्पोर्ट करना होता है तो वो अपने करेंसी की वैल्यू को बढ़ा लेते और जब एक्सपोर्ट करना होता है तो वो डाउन कर देते हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि ये करेंसी मैनिपुलेशन है, अपने अकॉर्डिंग वो मैनिपुलेट करते रहता है। ठीक है, अब ये बातें हमें कहा गया है यूएस के द्वारा। हैंडीक्राफ्ट और जीआई टॉयज़ जो है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से। ये स्टेप लिया गया है जिससे कि आप देखो कि इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके। इस तरीके का जो टॉय होता है, खिलौने होते हैं, क्योंकि आप देखो कि टॉय और जितने भी तरीके के टॉयज़ होते हैं ना, उसकी हमारे देश में मार्केट जो है वो पूरी चाइना ने भर रखी है। तो इसलिए यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से। इस तरीके का इसको परमिशन नहीं देना है। जो भी लोग यहाँ पे टॉयज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, जिस इंडस्ट्रीज़ में भी बनता है हमारे देश में, तो टॉयज़ हमारा एक ट्रेडिशनल आपको देखने को मिलेगा कि एक इंडस्ट्रीज़ है हमारी, तो उसको यहाँ पे फिर से खड़ा करने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग इस तरीके का डिसीजन लिए। ईरान की न्यू करेंसी है, ईरान के पार्लियामेंट जो है उनके द्वारा न्यू करेंसी लाया गया। पहले रियाल था, अब यहाँ पे तोमन आ गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आते हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे कुछ डेटा है जिसको आप लोग को समझना है कि इसमें हमारा देश आगे बढ़ रहा है या फिर नीचे आ रहा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए ये आपका डेटा काफ़ी हेल्पफुल होगा। पहले अगर हम लोग देखें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018-19 का है, तो सबसे पहले ये जो सर्वे निकाला जाता है ये नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, मेन बात ये देखते हैं यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का। तो इसका कहने का मतलब है कि कितने लोग जो है वो लेबर फोर्स में हैं, पॉपुलेशंस को लेकर टोटल पॉपुलेशन कितना है और इसमें से कितने लोग जो है वो काम कर रहे हैं। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन अगर देखें तो कितना टोटल पॉपुलेशन और इसमें से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। टाइम यूज सर्वे है जो कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस के द्वारा लाया गया। ये एनओसो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम के तहत ये आपके आते हैं, जो कि इंडिया की फर्स्ट टाइम यूज सर्वे जो है ये लाया गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे देखा जाता है कि पूरे टोटल पॉपुलेशन में से कितने मेन हैं, कितने विमेन हैं और अदर ग्रुप्स ऑफ पर्सन हैं जो कि पेड और अनपेड एक्टिविटीज़ में ये इंक्लूडेड है। लेबर कोड की बात करें, येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 यहाँ पे लेबर कोड आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020। इसके तहत 3 कानून सब्स्यूम हो चुका है, यानी कि यहाँ पे मिक्स हो चुका है। तो एक्चुअली जो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन है इसके तहत क्या चेंजेस किया गया कि वर्कर को डिफाइन किया गया कि हु इज़ वर्कर। तो वर्कर वो इंसान होते हैं जो कि काम करने के लिए उनको हायर किया जाता है और फिर रिवॉर्ड दिया जाता है। इसमें जो वो वर्कर को बाहर रखा गया है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है या फिर मैनेजरियल कैपेसिटी में वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है, वैसे लोग नहीं। और जो वेजेस उनको मिलता है वो 18,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब उसको हम लोग वर्कर कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स है जो कि जो भी डिस्प्यूट हो रहा है उसको सेटलमेंट किया जाएगा। हर एक इंडस्ट्रियल जो ट्रिब्यूनल है वो यहाँ पे जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स के साथ इसको बनाया जाएगा। तो ये बातें भी रखी गई है। और बाकी अभी तो ये ड्राफ्ट हुआ है तो ड्राफ्ट से ये क्वेश्चन नहीं आता है। फिर सेकंड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है वो सारे यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए वर्कर्स को ये बात किया गया है। सोशल सिक्योरिटी फंड लाया जा रहा है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये फंड क्रिएट करेंगे अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए, गिग वर्कर्स के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ ही यहाँ पे देखिए गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन होते हैं, वो जो आपके स्विगी और जोमेटो वाले जितने भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके घर तक खाना पहुँचाते हैं, या फिर आपका एक जब ओला में आप बुक करते हो तो आपके सामने कार खड़ी हो जाती है, आपको कहीं भी ट्रैवल कराते, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। इनके लिए भी यहाँ पे आपका फ़ंड क्रिएट किया जा रहा है। फिर उसके बाद नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया जा रहा है जो कि यहाँ पे जितने कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे वेलफेयर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है,
उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कुछ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ यहाँ पे बढ़ा दी गई हैं। और फिर कोड ऑन ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस की बात की गई है कि जो लोग यहाँ पे काम करते हैं समटाइम्स हैज़ार्डियस वे में काम करते हैं तो उनकी जान की भी खतरा होती है, तो उसके लिए भी यहाँ पे सेफ्टी और हेल्थ के बारे में बात किया गया है। थ्रेशोल्ड अगर हम लोग देखें तो फैक्ट्री, इट मीन्स कि वैसे फैक्ट्रीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है और वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वर्कर्स वो 20 वर्कर्स होना चाहिए और 40 वर्कर्स होना चाहिए, ठीक है। 20 वर्कर्स वहाँ होने चाहिए जहाँ पे कैरिड आउट यूजिंग पावर का यूज़ करके अगर काम किया जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है, और 40 वर्कर्स वहाँ जहाँ पे पावर का यूज़ होकर करके काम नहीं हो रहा है। वर्क आवर्स और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन अगर देखें तो डेली वर्क आवर्स लिमिट जो है वो फिक्स कर दिया गया है कि मैक्सिमम टाइम जो है एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा जो है वर्कर्स को काम नहीं कराना है। अगर वीमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट देखें तो ये चीज़ें कहा गया है कि सारे इस्टेब्लिशमेंट में सारे काम में विमेन को भी एम्प्लॉयड किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, पहले जो डिवाइडेड था कि ये काम विमेन नहीं कर सकती ये कर सकती, बट अब इस कानून के थ्रू जो है ऐसा है कि नहीं, विमेन हर जगह काम कर सकती है और हर काम विमेन भी यहाँ पे करेगी। कुछ एग्जामेशन है, इट मीन्स कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो न्यू फैक्ट्री के लिए जो है कुछ एग्जामेशंस रखें जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि लेबर कोड के बारे में कहा जा रहा है, क्या क्या सब्स्यूम हुआ है इसको याद करना नहीं है, बस लेबर कोड के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए कोड ऑन वेजेस रूल्स लाया गया है, ये ड्राफ्ट हुआ है तो अगेन इससे आपका जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन कुछ फैक्ट्स फन देख ले तो नहीं है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये नोटिफाई किया गया है कि फ़िक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब है कि जो भी लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करने आ रहे हैं, यानी कि उनको अगर जॉब दिया जा रहा है तो उनके लिए 6 कैटेगरी है वर्कर्स, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि जो भी लोग यहाँ पे काम करने आ रहे हैं उनको पहले ही से बताना है कि वो कितने दिन के लिए यहाँ पे काम करेंगे और वेजेस भी फिक्स कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग होते हैं वो 6 तरीके के होते हैं। एक तो वर्कर्स होते हैं, तो ये परमानेंट इन नेचर होते हैं, यानी कि जिस भी इंडस्ट्री में है वो यहाँ पे सालों साल काम करेंगे। टेम्प्रेरी होते हैं, इट मीन्स कि हायर एंड फायर वाला, कि जब काम ठीक कर रहे हैं तो ठीक है, काम नहीं ठीक कर रहे तो उनको निकाला भी जाता है। अप्रेंटिस, प्रोबेशन, बॉन्डलीज, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, तो बात यहाँ पे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहा जाता है तो इसलिए इसके बारे में आप लोग देख लिए। साथ ही स्टैट्यूटरी स्टेटस अगर हम लोग देखें तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 है जिसके तहत फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे बनाया गया था और उस समय सिर्फ अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को ही यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया था। बाद में फिर फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को भी दिया गया था कि ठीक है यहाँ पे भी आपका जो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। जितने भी वर्कर्स इस तरीके के इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि वो कितने दिन के लिए काम करेंगे और प्लस उनकी वेजेस भी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कंपनी और इंटरप्राइजेस जो हायर करते एम्प्लॉय उनके बीच में है सर्टेन पीरियड ऑफ यहाँ पे टाइम के लिए। अगर हम लोग फीचर्स देखें यहाँ पे कि परमानेंट एम्प्लॉय, फिक्स टर्म एम्प्लॉय और जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो अगर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप देखोगे तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि यहाँ पे कंपनी जो है सारे वर्कर्स को लिख कर देगी कि हाँ आपका इतना दिन तक काम करना है, आपको इतने वेजेस मिलेगा। कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसीज जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वहीं अगर हम लोग परमानेंट एम्प्लॉयर की बात करें तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो डायरेक्टली आपका रिटन कॉन्ट्रैक्ट के ही अंदर आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात करें तो यहाँ पे जो इंगेज्ड होते हैं वो आप देखो कि कॉन्ट्रैक्ट और एजेंसीज़ के हेल्प से ही होते हैं। अगर फिक्स टर्म का यहाँ पे टर्म देखें तो वो लिखा रहेगा बाकायदा पेपर में। परमानेंट एम्प्लॉय तो ये समझो कि आपका परमानेंट ही है जब तक वो इंडस्ट्री है तब तक। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात करें तो ये कुछ टर्म्स जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा नेगोशिएट किया जाता है तो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में नेचर ऑफ वर्क जो है वो स्पेसिफाई नहीं होता है। परमानेंट एम्प्लॉयर में आप देखो कि रूटीन वर्क के लिए वो हायर किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट है ना उसको कुछ सर्टेन केसेस में प्रोहिबिट किया जाता है, रोका जाता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देखो कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या कंडीशन है कि उनकी काम करने का घंटा आवर्स कितना होगा, वेजेस कितने होंगे, उनके अलाउंस और अदर बेनिफिट्स जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देनी है जो कि परमानेंट वर्कर से कम ही होगा, ठीक है। और हर एक देखिए जो भी यहाँ पे एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है या फिर पार्ट है, अगर 6 मंथ से वो एक्सेस हो गया तो एम्प्लॉयर को यहाँ पे ग्रेटिट्यूटी भी देना है 15 डेज़ वेजेस के ऊपर, ठीक है। तो यही बात कहा जा रहा है कि वर्कर्स को यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है वो रिवॉर्ड भी देना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स। डेवलपमेंट देख लेते हैं, स्किल डेवलपमेंट को लेकर क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका स्किल बिल्ड रिग्नाइट है और स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप है, चलिए अच्छा है।
मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप और IBM मिल के काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि जॉब सीकर को प्रोवाइड करना है और मतलब कि प्रमोट करना है। इसमें आप देखो कि जो स्किल बिल्ड रिग्नाइट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना यहाँ पे आपके जॉब क्रिएटर हो, जॉब सीकर ना हो। लेकिन यहाँ पे ठीक है, ये जॉब सीकर को प्रोवाइड किया जा रहा है, इस तरीके का स्किल्स दिया जाएगा जिससे कि वो इस स्किल को एक्वायर करके वो जॉब ले सके। उसके बाद यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देखने को मिलेगा। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ये अनवील किया गया है कुछ गाइडलाइन। अब ये जो आपका बॉडी है NCVET, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा 2018 में ये नोटिफाई किया गया था। इसके अंदर कुछ और बॉडी है जो कि सबस्यूम हो चुके हैं। गोल प्रोजेक्ट है, गोल प्रोजेक्ट डायरेक्टली पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है, तो ये डिजिटल स्किलिंग और मेंटरशिप इनिशिएटिव से ये रिलेटेड है। और पर्सनली यहाँ पे मेंटर किया जाएगा, जो शेड्यूल ट्राइब्स के यूथ है ना उनको यहाँ पे मेंटर किया जाएगा। और गोल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और जहाँ पे ट्राइबल अफेयर्स आ जाता है वो आप समझ जाओ कि वहाँ पे ट्राइबल पीपल्स की इंक्लूजन हो चुकी है। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो टूलिप प्रोग्राम है जिसमें कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी फ्रेश ग्रेजुएट को, जो कि यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ में और स्मार्ट सिटीज़ में होंगे। एप्लीकेंट कौन कौन होनी चाहिए, तो इंडियन सिटीजन्स हो। साथ ही प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे उनका खुद का बजट नहीं होगा, और इसको बजट जो इस बार है इसमें अनाउंस किया गया है। तो टूलिप इस बार बजट में आया है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ और स्मार्ट सिटीज़ में आपके जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी टूलिप से। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बारे में बात करें तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ले रहे स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके। स्किल डेवलपमेंट अगर हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल माइग्रेंट के लिए देखें तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक है स्वदेश, इट मीन्स की स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। दूसरा है असीम पोर्टल, और तीसरा है यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्लेटफॉर्म। तो एक एक करके देखते हैं। ये जो स्वदेश है, स्वदेश एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। एक्चुअली इस इनिशिएटिव में क्या है ना कि स्किल मैपिंग एक्सरसाइज होगी। जितने भी सिटीजन्स वंदे भारत मिशन के तहत दूसरे कंट्री से हमारे देश में आए हैं तो उनको डिफरेंट डिफरेंट स्किल प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि हमारे देश में वो बेरोजगार ना बने, वो अपना कुछ ना कुछ जो है अर्निंग करने का जरिया खोज ले। यहाँ पे आप देखो कि जितने भी क्वालिफाइड सिटीजन्स हैं ना उनकी डेटाबेस को तैयार किया जाएगा, और जो हमारे इंडियन और जो फॉरेन कंपनीज़ की डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए उस तरीके का स्किल प्रोवाइड की जाएगी। ये हो गया स्वदेश। असीम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर्स मैपिंग पोर्टल। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जहाँ पे भी आप देखो कि 2-3 एकदम से खतरनाक वर्ड इंक्लूड हो जाते हैं तो वो टॉपिक अपने आप ही आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। असीम पोर्टल है क्योंकि असीम पोर्टल आपका आत्मनिर्भर भारत से निकल कर आया है। सेकंड चीज़ है कि ये पोर्टल है, पोर्टल आज के डेट में हाईलाइटेड हो चुके हैं। थर्ड है कि इसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, ठीक है। और फोर्थ है कि इसको यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको डेवलप और मैनेज किया गया है। फिर हम लोग देखिए तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि यहाँ पे जितनी भी माइग्रेंट आए हैं रिटर्न होके, सबसे बड़ी बर्डन इस बार यही था कि बहुत सारे माइग्रेंट्स लेबर जो है हमारे देश में भी जो मेट्रो सिटीज़ से वो अपने गांव लौट गए, और दूसरा है कि हम लोग डिफरेंट कंट्रीज से भी जितने भी हमारे लोग थे, इंडियंस थे, उनको हम लोग वापस लेकर आए। तो उनको फास्ट तरीके से, स्पीड तरीके से स्किल प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे आपका NCDC जो है वो काम करे, NSDC। और ये मेनली फोकस करेंगे 116 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो है पहुँचे और उनको रिहैबिलिट किया जाएगा। लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो आत्मनिर्भर डिस्ट्रिक्ट के साथ यहाँ पे आपका रखा गया है, और कुछ राज्य है जिसको ज़्यादा फोकस किया गया है, जैसे यूपी, बिहार, MP, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान है, ठीक है। सो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। यहाँ पे हमारा हाफ ऑफ द मैगजीन्स जो है, मोर देन हाफ ऑफ द मैगजीन्स हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि एक पार्ट आपका और आएगा जिसमें कि जो 50 पेजेस से भी कम बचे हैं ना, येस 53 पेजेस वी हैव कंप्लीटेड। तो जितने भी पेजेस आपके बचे हैं 48 पेजेस, उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगी लास्ट वन वीडियो में। तो एक पार्ट और आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने 2 पार्ट देख लिया, एक पार्ट मत देखिएगा। ये पूरी मैगजीन का एक रिवीजन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले भी PTC 65 मेरे साथ स्टडी किए हो और फिर से रिवाइज़ कर रहे हो, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रहा होगा, बेनिफिट हो रहा होगा चीज़ों को रिटेन करने में, रिवाइज़ करने में। तो इसी तरीके से लगे रहिए, हर दिन आपका कोई ना कोई रिवीजन वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी, क्योंकि अब 1 महीने का ही टाइम है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और विजन की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है, क्योंकि 1 महीने बचे और 24 टेस्ट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो हर एक दिन अगर एक टेस्ट भी आप सॉल्व करोगे तो काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अच्छे से टेस्ट लगाइए, उसको समझिए और
जो प्रीलिम्स है उस तक आप लोग जो है कॉन्फिडेंट फील कीजिए। तो अगर आप लोगों को विजन आइज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है, ईमेल आईडी में आप लोग मेल करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर कोई भी क्वेरीज आप लोग अपनी वहीं पे क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। डेली हमारे साथ इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए, अपनी रिविजन्स को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।